एपिसोड 11 वो बहन नहीं बीवी है मेरी। अब आगे। जन्नत ने जैसे ही ये सुना वो बिल्कुल शॉक हो गई और दूसरे ही पल हड़बड़ी के साथ बोली, क्या क्या कहा सुहागरात? इसके जवाब में रिधान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं है सुहागरात क्या होता है? जन्नत का दिल अचानक से जोरों से धड़कने लगा और वो तुरंत घबरा कर बोली, देखिए रिधान, चले जाए यहाँ से, पहले ही मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अगर दोबारा आपने ऐसा कुछ भी किया या कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे कोई सुहागरात नहीं मनानी आपके साथ। ये कहकर वो तुरंत खुद को ब्लैंकेट से पूरा कवर कर ली। रिधान उसे कुछ पल तक घूरता रहा। उसके चेहरे पर अचानक से एक तिरछी स्माइल आ गई और वो वहां से जाते हुए बोला, अभी के लिए तुम्हें आराम करना चाहिए क्योंकि आगे आने वाली रातें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी और मुश्किल भरी होने वाली है। उसकी सारी बातें जन्नत को सुनाई दे रही थी लेकिन उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसे कुछ ही देर में एहसास हुआ कि दरवाजा बंद हो चुका था। दरवाजा बंद होते ही जन्नत ने तुरंत ब्लैंकेट को खुद से दूर किया और अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या वाकई में उस इंसान के साथ? ये कहते हुए वो बीच में ही रुक गई। उसके हाथ पैर इस वक्त पूरे ठंडे पड़ गए थे। तभी कुछ देर बीता था कि दरवाजा खुला। एक बार फिर से दरवाजा खुलते ही जन्नत घबरा गई लेकिन तभी उसके कान में आवाज गई, जन्नत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भावना जी की आवाज को सुनते ही जन्नत थोड़ा सा रिलैक्स हुई लेकिन दूसरे ही पल भावना जी ने कहा, तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना होगा। जन्नत शांत हुई थी। एक बार फिर से उसका दिल लगभग टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर गया और वो भावना जी को ध्यान से देखते हुए बोली, मॉम, ये आप? लेकिन तभी भावना जी ने गुस्से के साथ कहा, मत कहो अपनी मॉम, तुम्हें तो मैं शर्मानी चाहिए मुझे अपनी मॉम कहते हुए। तुमने जो किया है उसके बाद मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें घर से इस तरह नहीं निकालूंगी कि तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं होगा। मैं तुम्हें लंदन भेज रही हूँ। अभी तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है। तुम लंदन जाओगी, वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे और अपना करियर बनाओगी। बस फर्क इतना है कि तुम अब इंडिया और हम सब से दूर रहोगी। ये सुनकर जन्नत की आंखों से झज्जर करके आंसू बहने लगे। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, मॉम, ये आप क्या कह रही है? आप मुझे सबसे दूर लंदन क्यों भेज रही है? इसके जवाब में भावना जी ने कहा, क्या वाकई तुम्हें नहीं पता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुमने खुद की हालत देखी है। तुम इस वक्त रिधान की बीवी बनकर मेरे सामने खड़ी हो और पूछ रही हो कि मैं क्यों तुम्हें भेज रही हूँ। ये सुनते ही जन्नत के दिल के जैसे टुकड़े टुकड़े हो गए। वो कहाँ रिधान की बीवी का शब्द सुनना ही नहीं चाहती थी लेकिन अफसोस की बात थी कि उसे अब ये सुनना पड़ेगा। तभी भावना ने गहरी सांस लिया और उसे कंधे से पकड़कर बोली, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हें अपने बेटे के बीवी के तौर पर मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन अब जब तुमने ऐसा किया है तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि रिधान के साथ मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। रिधान अपने मर्जी का मालिक है। अगर मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती की भी तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे नाराज हो जाएगा और वो कोई भी गलत कदम उठा सकता है। तुम उससे काफी ज्यादा शांत हो इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही जबरदस्ती या और कुछ कर सकती हूँ। इसलिए प्लीज बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम यहाँ से चली जाओ, इसी में हम सब की भलाई है क्योंकि मैं अपने परिवार को ऐसे बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती। जन्नत ये सब कुछ सुन रही थी और ये सब कुछ सुनने के बाद उसके चेहरे पर एक दर्द भरी स्माइल आ गई। उसने धीरे से कहा, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो इससे आपके सूर्यवंशी खानदान की बेइज्जती होगी क्योंकि अब मैं इस खानदान की बहू बन चुकी हूँ। इसके जवाब में भावना नजरें चुराते हुए बोली, देखो बेटा, तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकती हो, लेकिन इस वक्त मेरे लिए मेरी फैमिली की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम अच्छे से जानती हो कि सूर्यवंशी खानदान कोई आम खानदान नहीं है। पूरी दुनिया इस खानदान पर अपनी नज़र रखती है। पूरी दुनिया को पता चलेगा कि इस खानदान के बेटे ने ही खानदान की बेटी। लेकिन इसके आगे वो कुछ कह पाती उससे पहले ही जन्नत गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, नहीं हूँ मैं इस खानदान की बेटी, कोई खून का रिश्ता नहीं है मेरा इस खानदान के साथ। मैं इस खानदान की सिर्फ गोद ली हुई बेटी हूँ, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। मेरा खून अलग है, इसलिए अगर कोई उंगली भी उठाता है तो आप सब कह सकते हैं कि मैं इस खानदान की बेटी नहीं हूँ। इस नाते मैं रिधान की बीवी बन सकती हूँ। उसकी ये बात सुनते ही भावना एक पल के लिए शॉक्ड हो गई और उसे शॉक्ड होकर देखकर बोली, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम होश में तो हो? तुमने क्या कहा अभी कि तुम इस खानदान की बहू बनना चाहती हो? ये सुनकर जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं इस खानदान की बहू बनना चाहती हूँ।
मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि बार बार जो आप मुझे खानदान की बेटी होने के बारे में याद दिलाती है वो गलत है। आपको भी अच्छे से पता है कि मैं वाकई आपकी कोई सगी बेटी नहीं हूँ। तो फिर क्यों आप मुझे खुद से दूर करना चाहती हैं और सबसे दूर लंदन भेजना चाहती है? क्या आपको लगता है कि मैं आप सबके बगैर रह सकती हूँ? भावना ने भी गुस्से के साथ कहा, जैसे 3 महीने तुम हमारे बगैर रही थी वैसे ही तुम्हें कुछ सालों तक रहना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ का माहौल सब सही हो जाता है और मैं रिधान की शादी ईशानी से करवा देती हूँ उसके बाद तुम आ जाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर दूसरे ही पल जन्नत तो शौकी हो गई और उसने धीरे से कहा, तो इसका मतलब आप मुझे यहाँ से इसलिए दूर भेज रही है क्योंकि आपको रिधान की शादी करवानी है? इसके जवाब में भावना ने कहा, हाँ बिल्कुल, उसकी शादी मैं ईशानी से ही करवाऊंगी, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि उसकी शादी ईशानी से होने वाली है। और अब जब उन्हें ये पता चलेगा कि उसने तुमसे शादी कर ली तो बहुत बेइज्जती होगी। इसलिए मैं उसकी शादी ईशानी से जल्द करवा दूंगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम उसकी नज़रों के सामने रहोगी तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने सामान की पैकिंग कर लो, थोड़ी देर में गॉड्स तुम्हें लेकर एयरपोर्ट चले जाएंगे। क्योंकि अभी रिधान मीटिंग के लिए गया हुआ है, उसके गैर मौजूदगी में ही मैं ऐसा काम कर सकती हूँ, क्योंकि अगर वो यहाँ पर होगा तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। ये कहकर वो उसके कंधे को थपथपाए और वहां से बाहर निकल गई। इधर जन्नत के पैर कमजोर हो गए, वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी और सिसक सिसक कर रोते हुए बोली, क्यों? आखिर मेरे साथ ही बचपन से लेकर आज तक इतना गलत क्यों होता आ रहा है? पहले मुझसे झूठ बोला, मुझे मेरा वजूद छुपाया गया और फिर जब मैंने ये सब कुछ एक्सेप्ट किया तो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। और अब उस धोखे की सजा सिर्फ और सिर्फ मुझे मिल रही है। मुझे इंडिया छोड़कर जाना पड़ रहा है। मुझे अपनों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं यहाँ पर किसी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। अगर किसी को जाना चाहिए तो वो सिर्फ रिधान है, क्योंकि रिधान ने मुझसे जबरदस्ती शादी की है। रिधान को ही यहाँ से जाना चाहिए, कहीं नहीं जाना मुझे। कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। लेकिन तभी अचानक से उसका फ़ोन बज उठा। उसने पहले कॉल को इग्नोर किया लेकिन वापस से फ़ोन बजा। आखिर में उसने अपना फ़ोन उठाया और उस पर शो हो रहे नाम को देखते ही अचानक से उसकी आंखों के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो तुरंत हड़बड़ी के साथ फ़ोन उठाते हुए बोली, मिल गया रास्ता मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है। इसी के साथ उसने कॉल पिक कर लिया। इधर दूसरी तरफ सूर्यवंशी इंडस्ट्री में इस वक्त रिधान विंडो के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। लेकिन तभी दरवाजा खुला और तन्मय गुस्से से अंदर आते हुए बोले, रिधान आखिरकार तुमने अपनी मनमर्जी कर ही ली, लेकिन तुम्हें पता नहीं है तुमने बहुत गलत किया है और इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। रिधान के चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं बदले और वो तिरछा मुस्कुरा कर बोला, तो आपको क्या लगता है मैं आपके माफी का मोहताज हूँ? ये सुनते ही गुस्से के साथ तन्मय उसके पास आते हुए बोले, आखिर तुम्हें एहसास है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने उससे शादी कर ली है, पूरी दुनिया को क्या जवाब दोगे तुम? क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? ये सुनकर रिधान ने सिगरेट को अपने जूते के तले मसल दिया और उनके तरफ होते हुए बोला, ये पूरी दुनिया मेरी नहीं है, मेरी दुनिया सिर्फ उस लड़की में बसती है। उसके अलावा मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपको दुनिया से लेना देना होगा तो आप ही जाकर उन्हें जवाब दीजिए और साथ में उन्हें ये भी बताइए कि किस तरह से आपने अपने ही असिस्टेंट की बेटी को अपनी बेटी बनाया और किस तरह से आपने दुनिया वालों के सामने उसे मजबूरन मेरी बहन बनाया। और फिर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी सबको दिखाए। उसके बाद देखता हूँ कि किस तरह आपकी इज्जत बचती है। जैसे ही रिधान ने ये सब कुछ कहा तन्मय के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई और वो बस शौक होकर उसे देखता रह गया। एपिसोड 12 वो मेरी बीवी है पागल। अब आगे। दूसरे ही पल गुस्से के साथ तन्मय ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसके जवाब में रिधान ने भी गुस्से के साथ कहा, बकवास नहीं कर रहा, बल्कि आपको आपकी सच्चाई बता रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपको टेंशन हो रही है कि मुझे कैसे ये बात पता चल गई कि वो लड़की आपके सो कॉल्ड असिस्टेंट रमन अंकल की बेटी है? ये सुनकर तन्मय के चेहरे पर अब पसीने आ गए। वो तुरंत अपनी नजरें चुराते हुए बोले, देखो रिधान, ऐसी बात नहीं है। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन तभी अचानक रिधान ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या नहीं, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपने जल्द से जल्द उसे उसकी असली सच्चाई नहीं बताई तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या होगा। और दोबारा आप कभी मुझे ये समझाने की कोशिश नहीं करेंगे कि मैं क्या करूं और क्या नहीं, क्योंकि वो मेरी कोई सगी बहन नहीं है और ना ही उसके साथ मेरा कोई खून का रिश्ता है।
अब वो मेरी बीवी बन चुकी है और बहुत जल्द दुनिया वालों के सामने भी मैं उसे अपनी बीवी के तौर पर एक्सेप्ट करूंगा। और ऐसा करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, फिर वो चाहे आप ही क्यों ना हो। इसी के साथ रिधान वहां से बाहर निकल गया और तन्मय रिधान की सारी बातें बस हैरानी के साथ सुनते रह गए। इधर दूसरी तरफ अपार्टमेंट में आशी गुस्से के साथ इधर उधर सामान फेंकते हुए बोली, अब क्या करूंगी मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने सोचा था कि मैं जन्नत को बर्बाद कर दूंगी, उसे मार डालूंगी, पर इस रिधान सूर्यवंशी ने उससे शादी कर ली और अब वह उसकी बीवी बन चुकी है। पहले तो वह मेरे उस घर में मेरी फैमिली के साथ मेरी जगह लेकर गई और अब वह उस घर की बहू बन चुकी है। मुझे लगता है कि मैं हार गई हूँ। लेकिन तभी सोफे पर बैठे चिरंजीवी उसे देखते हुए बोले, पहले तो तुम शांत हो जाओ। तुम्हें जो लग रहा है मुझे नहीं लगता कि वह सही है, क्योंकि अचानक से रिधान सूर्यवंशी का जन्नत से शादी करना मुझे कुछ खटक रहा है। ये सुनकर आशी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, क्या खटक रहा है आपको? और आपको क्या लगता है, क्या ये सही होगा? क्या वो वाकई उसके लिए कुछ फील करता होगा? और बाय द वे, मैं उसकी आंखों में बहुत कुछ देख चुकी हूँ। वह पागल है उस लड़की के लिए। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू किया है उस लड़की ने पूरे खानदान के ऊपर। और तो और, उन्हें तो कभी मेरी भी फिक्र नहीं हुई। उन्होंने कभी जानने तक की कोशिश नहीं की कि उनकी बेटी सच में पैदा होते ही मर गई थी या उसे किसी ने। इसके आगे वह कुछ कह पाती, उससे पहले ही चिरंजीवी गुस्से से बोले, चुप हो जाओ। तुम्हारे दिल में उनके लिए ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उनके लिए कुछ अच्छा सोचने लगी हो? देखो, एक बात कान खोलकर सुन लो, उन्होंने कभी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। उन्होंने हमेशा से सिर्फ तुम्हारे साथ बुरा ही किया है, इसलिए तुम कभी उनके बारे में अच्छा नहीं सोच सकती। तुम्हें सबको बर्बाद करना है, सबको मारना है, क्योंकि उस खानदान में मौजूद कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। अगर वो तुम्हारे अपने होते तो तुम्हें पैदा होते ही छोड़ न देते। और ये बात कभी मत भूलना। चिरंजीवी के ये कहते ही अभी अभी नर्म हुई आशी एक बार फिर गुस्से से भर गई और दांत पीसते हुए बोली, सही कहा आपने। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, बल्कि मैं तो उन सबको बर्बाद करूंगी, फिर चाहे वह जन्नत उस खानदान की बहू ही क्यों ना बन गई हो। मैं उसे उसकी असली औकात याद दिलाऊंगी। ये कहते हुए वह वहां से बाहर निकल गई। इधर चिरंजीवी उसे जाते हुए देखकर हंसते हुए बोले, कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। और आज ये मैंने देख भी लिया, अपनों को सिर्फ अपने ही मार सकते हैं। ये कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगा। इधर दूसरी तरफ ईशानी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मुझे तो उसी दिन शक हो गया था, जिस दिन मुझे ये पता चला कि जन्नत रिधान की सगी बहन नहीं है। और जिस तरह रिधान जन्नत के साथ बिहेव करता था, उसे देखकर मुझे लग गया था कि वो जरूर आगे कुछ ना कुछ करने वाले हैं। इसलिए मैंने आंटी से कहा था कि वो जल्द से जल्द मेरी और रिधान की शादी करवा दें। लेकिन सब कुछ खराब हो गया। मेरी सोच से सब कुछ अलग हुआ। मैं कहीं की नहीं रही, मैं बर्बाद हो गई। और वो जन्नत पूरे सूर्यवंशी खानदान की इकलौती बहू बन गई। ये कहते हुए ईशानी किसी पागल की तरह इधर उधर सामान तोड़ने लगी। ईशानी के मॉम डैड बस चुपचाप उसे देखे जा रहे थे। उनके चेहरे पर खुद भी गुस्सा था, लेकिन ईशानी को ऐसे बिहेव करते देखकर उसकी मॉम ने दांत पीसते हुए कहा, ईशानी, पागलों जैसी हरकतें बंद करो और शांत हो जाओ। हमें कुछ सोचने दो। हम ऐसे उसे इतने बड़े खानदान की बहू बनते हुए नहीं देख सकते, वो भी तब जबकि उसका कोई खानदान ही नहीं है। ये सुनते ही अचानक से ईशानी के एक्सप्रेशंस बदल गए और उसके दिमाग में कुछ आया। उसने शातिर तरीके से कहा, मुझे एक बात समझ आ गई है। अभी तक उसे ये नहीं पता कि उसका खानदान कौन सा है, तो क्यों न हम उसके खिलाफ इस चीज का इस्तेमाल करें। ये कहते ही उसके मॉम डैड की भी आंखों में चमक आ गई और तीनों के चेहरे पर अब एक शातिर मुस्कुराहट बरकरार हो गई। इधर दूसरी तरफ रात का वक्त था। कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। रिधान अपने कोट के बटन खोलते हुए बाहर निकला और सीधे अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर पहुंचते ही भावना ने बेहद खुशी के साथ कहा, रिधान बेटा, मैं तुम्हारे लिए आज तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है। तुम काफी थके हुए होगे ना, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सिर पर मसाज भी दूंगी। ये सुनकर रिधान के चलते कदम रुक गए। उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए भावना की तरफ मुड़कर कहा, आप अचानक से मेरे लिए इतनी खुश क्यों हो रही हैं? क्या बात है, कहीं इसके पीछे कोई मकसद तो नहीं? ये सुनते ही भावना गुस्से से बोली, रिधान, क्या मैं तुम्हारे लिए फिक्र भी नहीं कर सकती? तुम ऐसी बातें क्यों सोचते हो? तुम मेरे बेटे हो, मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें खुश रखूं। ये कहते हुए वह प्यार से उसके पास आई तो रिधान गुस्से में अपना हाथ दिखाते हुए बोला, वहीं रुक जाए। मुझे अब क्या किसी के प्यार की कोई जरूरत नहीं है।
क्योंकि मुझे प्यार करने वाली मिल चुकी है। ये सुनते ही भावना हैरान हो गई, लेकिन दूसरे ही पल दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसी बातें बोलते हुए? बचपन से लेकर आज तक मैंने उसे तुम्हारी बहन की नज़र से देखा है, और अब मैं उसे अचानक से अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं कर सकती। रिधान गुस्से में अपने कोट को वहीं जमीन पर फेंकते हुए बोला, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं उसे अपनी बीवी एक्सेप्ट कर चुका हूँ, और मैं बचपन से लेकर आज तक कभी उसे अपनी बहन की नज़र से नहीं देख पाया। तो प्लीज़ बार बार ये बहन शब्द कहना बंद कर दीजिए। मैं साफ कर चुका हूँ, और अगर यही चलता रहा तो मैं उसे लेकर आप सबकी नज़रों से बहुत दूर चला जाऊंगा, और फिर आप सब कभी ना तो मेरी शक्ल देख पाएंगे और न ही उसकी। उसकी ये धमकी सुनते ही भावना एकदम से सन्न रह गई। वह शौक होकर बोली, क्या क्या कहा तुमने? तुम हमें और इतने बड़े अंपायर को छोड़कर जाओगे? रिधान ने दांत पीसते हुए कहा, ये अंपायर मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ उससे मतलब है। वो मेरे साथ रहेगी तो मैं ऐसे हजारों अंपायर बना लूंगा, और दोबारा से अब कभी उसे मेरी बहन मत कहना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप भी मेरी माँ हैं। ये सुनते ही भावना एकदम से दंग रह गई और रिधान सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। भावना वहीं जमीन पर बैठ गई, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हो रहा है मेरे घर में? क्या सोचा था मैंने, और क्या से क्या हो गया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा जन्नत के लिए इस तरह पागल हो जाएगा। आखिर क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में? इधर दूसरी तरफ रिधान ने जोर से दरवाजे पर लात मारी। जैसे ही दरवाजा खुला, गुस्से से अंदर आते हुए बोला, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन ये कहते हुए जब उसने एक नज़र चारों तरफ दौड़ाई तो वहां कोई नहीं था। ये देखते ही रिधान के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वह गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, क्या तुम मुझे छुपाने की कोशिश कर रही हो? सुन लो, छुपने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें जहन्नुम से भी ढूंढ निकालूंगा। ये कहते हुए वह गुस्से में वॉशरूम की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। उसने क्लोजेट की तरफ देखा, वहां भी कोई नहीं था। बालकनी में भी कोई नहीं था। ये देखकर अब रिधान गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मॉम, कहाँ है मेरी बीवी? उसकी आवाज़ इतनी तेज और भयानक थी कि उसके रूम के पास से गुजर रहे नौकर नौकरानी भी घबरा गए। नीचे भावना भी उसकी आवाज़ सुनकर एकदम से सुन्न रह गई। एपिसोड 13, एक दीवानगी और आवारगी ऐसी भी। अब आगे। भावना जी दूसरे ही पल रिधान की आवाज़ सुनकर घबरा गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और सीधे रिधान के कमरे की तरफ जाते हुए बोली, रिधान बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? ये कहते हुए जैसे ही वो कमरे में पहुंची वैसे ही गुस्से से रिधान खुद बाहर निकलते हुए बोला, मेरी बीवी कहाँ है? ये सुनते ही भावना जी को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया और वो ना समझी में बोली, क्या जन्नत तो कमरे में ही होगी ना? ये कहते हुए उन्होंने एक नज़र कमरे में देखा तो रिधान ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं, वो कमरे में नहीं है, और अब आप मुझे साफ साफ बताइए कि मेरी बीवी कहाँ है। और आई प्रॉमिस, अगर मेरी बीवी आपकी वजह से कहीं भी गई होगी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही भावना जी एक पल के लिए डर गई, क्योंकि रिधान की आंखों में उनके लिए कोई भी इंसानियत दिखाई नहीं दे रही थी। रिधान की आंखों में एक दीवानगी और पागलपन दिखाई दे रहा था जो सिर्फ और सिर्फ जन्नत के लिए था। भावना जी ने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं जानती कि जन्नत कहाँ है, बल्कि मैं तो सोच रही थी कि वो कमरे में ही होगी। तभी रिधान ने गुस्से से दीवार पर एक जोरदार पंच मारते हुए बोला, बस कीजिए मॉम, आखिर आप कितना गिरेंगे? पहले तो आप नहीं चाहती थी कि वो इस घर में रहे, और अब आप ऐसे ड्रामा कर रही है जैसे कि मैं आपकी बात पर यकीन कर लूंगा। रिधान के हाथ से खून निकलने लगा था। भावना जी ये देखकर डर गई और अपने आंसू को जल्दी से साफ करते हुए बोली, रिधान बेटा, पहले तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। देखो, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके जवाब में रिधान ने गुस्से के साथ कहा, मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपने क्या किया है उसके साथ। इसलिए अब आप मुझे अपने मुंह से बता दीजिए, शायद आपकी सजा थोड़ी कम हो जाए, वरना आपको भी अच्छे से पता है कि मैं आपका भी सगा नहीं हूँ, और जब बात उस लड़की पर आती है तो ये दुनिया ही मेरी दुश्मन बन जाती है। रिधान की ये बात बहुत ही ज़्यादा गहरी थी, जिसे सुनकर भावना को आज एहसास हुआ कि शायद रिधान जन्नत के लिए थोड़ा नहीं बल्कि पूरा पागल था। लेकिन भावना जी ने खुद से ही ना समझी में कहा, पर मैंने तो जन्नत से अभी नहीं कहा था जाने के लिए, बल्कि मैं खुद उसे अच्छे से जगह पहुंचाने वाली थी। वो अपने मन से कहाँ जा सकती है? तभी रिधान फिर से चिल्लाते हुए बोला, मॉम, क्या आपको सुनाई दे रहा है, या फिर मैं अपने तरीके से आपको बताऊं?
ये सुनते ही भावना जी डर गई और तुरंत डरते हुए बोली, बेटा बेटा वो बात ये है कि वो मानती हूँ कि मैंने उससे कहा था कि वो यहाँ पर नहीं रह सकती क्योंकि मुझे समाज का डर है। तभी रिधान गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, समाज माय फुट, इस समाज को जलाकर राख कर दूंगा मैं अगर उसे कुछ भी हुआ तो। ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। भावना जी एक बार फिर से डर गई और वो तुरंत हकला कर बोली, नहीं रिधान देखो मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम इस वक्त उसे पागलों की तरह पाना चाहते हो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने उससे कहा था कि मैं उसे खुद लंदन पहुँचाऊंगी, वो भी वो अच्छे से वहाँ जाकर पढ़ाई लिखाई करेगी, अपना करियर बनाएगी, पर अचानक से वो अपने मन से कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। ये सुनकर रिधान अपनी लाल नज़रों से उनकी आंखों में कुछ पल तक घूरता रहा और आखिर में अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बेहद ठंडी आवाज में बोला, एक बात मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ, आपने अभी तक जो भी किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। एक बार वो मेरे पास वापस आ जाए उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं असलियत में आपका बेटा हूँ या आपका दुश्मन। इसी के साथ वो वहाँ से गुस्से से चला गया और भावना ये सब सुनकर शॉक्ड हो गई और वो तुरंत उसके पीछे जाते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? रिधान तुम मेरे खुद के खून हो, मेरे बेटे हो तुम, और तुम सिर्फ उस जन्नत के लिए मुझसे ऐसी बदतमीजी से बात कर रहे हो। लेकिन रिधान ने उनकी बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और वहां से बाहर निकल गया। भावना जी गेट पर खड़ी उसे जाते हुए देखते रह गई। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगा और उन्होंने रोते हुए कहा, क्या मैंने गलत किया इन दोनों के साथ? क्या जन्नत को मुझे यहाँ से नहीं भेजना चाहिए था? पर मैंने तो अभी सिर्फ उससे ये बात ही कही थी, मैंने तो उसे अभी फोर्स नहीं किया था जाने के लिए। तो फिर वो कहाँ जा सकती है? हे भगवान, वो ठीक तो होगी ना? मुझे लगता है कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ गलत कर रही हूँ। कहने को तो मैं जन्नत को अपनी बेटी कहती हूँ पर शायद मैंने भेदभाव कर दिया। ये सब सोचते हुए भावना जी वही जमीन पर बैठ गई और उनकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगा। इधर रिधान काफी गुस्से के साथ कार ड्राइव कर रहा था। वो रोड के सारे सिग्नल्स को लगातार तोड़ रहा था। उसकी कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि आसपास सड़क पर कोई उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। तभी उसने गुस्से से अपना फोन निकाला और किसी के पास कॉल डायल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आया। ये देखते ही रिधान गुस्से से फोन को डैशबोर्ड पर पटक कर बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम्हें इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। अभी तक तुमने सिर्फ मेरा पागलपन देखा है लेकिन मेरा गुस्सा अब तुम देखोगी। इसी के साथ उसने कार को टर्न कर दिया। इधर दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर इस वक्त जन्नत अपना लगेज बैग लेकर खड़ी थी और उसके साथ अन्नू भी उदासी के साथ खड़ी थी और वहां उनके अलावा अभी कोई नहीं था। तभी अन्नू ने उसे हक करते हुए कहा, जन्नत मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ से चली जाओगी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। लेकिन तुम अचानक से क्यों जा रही हो? क्या तुम्हारे फैमिली में कुछ हुआ है? जन्नत जिसकी आंखें खुद भी नम थी उसने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, नहीं मेरी फैमिली में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ रहकर मैं अपना करियर सेट नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपना खुद का स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करना है और अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मैं सिर्फ नॉर्मल जॉब में ही रह जाऊंगी, इसलिए मैं इंडिया से दूर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर अन्नू ने उदासी के साथ कहा, पर वहाँ जाने के बाद तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? कहीं तुमने नए नए दोस्त बना लिया और मुझे भूल गई तो? ये सुनकर जन्नत ने मुस्कुराकर कहा, इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वैसे भी दोस्ती पर मुझे यकीन नहीं है, लेकिन तुम इकलौती दोस्त हो जिसने मुझे यकीन दिलाया है कि दोस्ती नाम की भी चीज़ होती है। तो फिर मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? उसकी बात सुनकर अन्नू की आंखों में आंसू आ गए और उसने फिर से उसे हक करते हुए कहा, जन्नत मैं सच में तुम्हें बहुत मिस करने वाली हूँ। अगर तुम 1-2 महीने के लिए जाती तो बात ठीक थी, लेकिन तुम तो सालों के लिए जा रही हो और तुमने तो ये भी नहीं बताया कि तुम कब वापस आओगी, क्योंकि तुम्हें खुद भी कंफर्म नहीं है और मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं तुमसे इतनी दूर विदेश में मिलने आऊँ। पर क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? ये सब सुनकर अचानक से जन्नत की आंखों में कुछ आया, लेकिन उसने दूसरे ही पल उसे खुद से दूर करते हुए कहा, अभी के लिए तो मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती, हम फोन पर वीडियो कॉल पर बात करेंगे। तभी पीछे से एक आवाज आए, आई थिंक अब जन्नत तुम्हें चलना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो गया है और रात भी होने वाली है। जन्नत ने उस आवाज को सुना तो पीछे मुड़कर देखने लगी। वैभव अपने हाथ में उसका लगेज लेकर खड़ा था। वैभव को देखकर जन्नत ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अन्नू ने वैभव को देखकर प्यार से कहा, वैभव प्लीज मेरी दोस्त का ख्याल रखना। वैसे आपको कहने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ, मेरी इकलौती दोस्त है और मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा खुश रहे। इसके जवाब में वैभव ने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरे साथ है तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अन्नू मुस्कुराए और फिर वो वहां से निकल गई।
इधर जन्नत भी वैभव के साथ अंदर की तरफ गई। वैभव के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। उसने जन्नत के हाथों को अपने हाथ में लिया और बोला, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो 30 दिन का चैलेंज मैं जीत चुका हूँ और फाइनली तुम मेरी हो चुकी हो और तुम मेरे साथ इंडिया छोड़कर जा रही हो। ये सुनकर जन्नत ने मन में कहा, क्या मुझे वैभव से बता देना चाहिए कि रिधान ने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली है और अब मैं उसकी बीवी बन चुकी हूँ और एक तरह से रिधान ये चैलेंज जीत चुका है। लेकिन तभी उसने वैभव के चेहरे की स्माइल को देखा, जिसे देखकर उसने फिर अपना सिर ना में हिला दिया और मन में बोली, नहीं, अब वैसे भी शादी का कोई मतलब नहीं है। ये शादी जबरदस्ती की गई थी। शादी में मेरी कोई मर्जी नहीं है और अब मैं वैभव के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। मुझे पिछली जिंदगी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये सब वो सोच रही थी कि तभी वैभव ने मुस्कुरा कर कहा, जन्नत, तुम्हें अब किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रही बात उस रिधान सूर्यवंशी की, तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर वो कभी नहीं पहुँच सकता और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ये सुनकर जन्नत ने कहा, थैंक यू सो मच। यही मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसी जगह जाऊं जहां सूर्यवंशी खानदान का कोई भी इंसान मुझ तक ना पहुंच पाए, क्योंकि अब मैं सिर्फ सुकून चाहती हूं और सुकून से जीना चाहती हूं। ये सुनकर वैभव मुस्कुराया और वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए। कुछ ही देर में उन्होंने अपनी फ्लाइट ली। फ्लाइट में वो दोनों बैठ गए। जन्नत एक नज़र नीचे की तरफ देखने लगी क्योंकि फ्लाइट अब टेक ऑफ करने वाली थी। जन्नत ने अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों से आंसू लुढ़क आए और उसने खुद से कहा, बचपन से लेकर आज तक मैं इंडिया में रही, पली बड़ी, यहाँ मुझे सब कुछ मिला, हर तरह के लोग मिले, हर तरह की खुशियाँ मिली, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ से मुझे इतना बड़ा दुख भी लेकर जाना पड़ेगा। आज मैं फाइनली इंडिया छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा के लिए इस जगह से जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कब वापस आऊँगी। गुड बाय इंडिया, गुड बाय मॉम डैड। बेशक से आप मेरे सगे मॉम डैड नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने मुझे सगे से बढ़कर प्यार दिया, जो मैं कभी नहीं भूल सकती। पर मैं आपके बेटे को भी माफ़ नहीं कर सकती। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती शादी करके बहुत गलत किया और अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। तभी वैभव ने उसके हाथ को पकड़ लिया तो जन्नत उसे देखने लगी। वैभव ने उसे आंखों से ही शांत रहने का इशारा किया। जन्नत ने बस अपना सिर हिलाया और उसी वक्त फ्लाइट टेक ऑफ कर गई और जन्नत के चेहरे पर एक दर्द भरी स्माइल आ गई। एपिसोड 14 वाइफी तुम्हारे लिए मेरी नज़रों में प्यार है। अब आगे। वैभव जन्नत की आंखों में आंसू देखकर दूसरे ही पल उसके आंसू साफ करते हुए बोला, जन्नत, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो कर रही हो वो सही कर रही हो? तुम सबसे दूर चली गई हो, हम सबसे दूर आ चुके हैं, तो अब रोने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जन्नत ने अपना सिर उठाते हुए कहा, सही कहा तुमने, मुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे मॉम डैड की याद आ रही है। भले ही वो मेरे असली मॉम डैड नहीं थे, पर उन्होंने बचपन से लेकर अब तक मेरा बहुत ख्याल रखा और आज मैं उनसे बिना बताए इतनी दूर चली आई हूँ। उसकी बात सुनकर वैभव ने गुस्से से कहा, जन्नत, तुम्हें उनके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। याद है ना, तुम्हारी मॉम ने किस तरह से तुम्हें उस घर से दूर जाने के लिए कहा था, जबकि वो अपने बेटे के लिए भी तो कुछ कह सकती थी ना। लेकिन नहीं, उनके लिए उनका बेटा ज़्यादा मायने रखता है, तुम कुछ भी नहीं। इसलिए तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और अब हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। देखो ऊपर आसमान को, इस वक्त हम आसमान में हैं और हमारे नीचे सब हैं। इसी तरह से तुम अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि तुम सबसे ऊपर हो और सब तुम्हारे नीचे हैं। ये सब सुनकर जन्नत ने अब एक नज़र बाहर की तरफ देखा और कुछ सेकंड तक देखते रहने के बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। वैभव भी उसे देखते हुए मन में बोला, आई डोंट नो जन्नत, मैं तुम्हें कैसे संभाल लूँगा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि उस रिधान सूर्यवंशी से बदला लेने के लिए मैं तुम्हें जरूर संभाल लूँगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई और उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करते हुए उसने वापस मन में कहा, अब बस कुछ ही देर में फ्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए इंडिया हमसे दूर हो जाएगा। ये सोचते हुए उसके चेहरे की स्माइल और भी ज़्यादा गहरी हो गई। लेकिन तभी कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक अनाउंसमेंट हुई। एक इमरजेंसी की वजह से इस फ्लाइट को यहीं पर रोक दिया जा रहा है। इस अनाउंसमेंट को सुनते ही वहाँ सभी एकदम से हड़बड़ा गए। चारों तरफ सब शोर मचाने लगे। तभी फ्लाइट अटेंडेंट आए और सभी से बोली, आप सब शांत हो जाए। देखिए, एक इमरजेंसी आए है, इसीलिए हमें फ्लाइट को यहीं पर रोकना पड़ा है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, जितने भी पैसेंजर्स हैं जल्दी ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जन्नत को भी कुछ समझ नहीं आया।
उसने वैभव से कहा, वैभव, अचानक से फ्लाइट को क्या हुआ? ऐसा तो कभी नहीं होता ना। इसके जवाब में वैभव ने कहा, हाँ, ऐसा तो कभी नहीं होता। एक बार अगर फ्लाइट चलती है तो वो अपने मंजिल पर ही लैंड करती है। पर यहाँ तो क्या हो रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। जन्नत ने थोड़ा डरते हुए कहा, कहीं हमारी फ्लाइट में कोई बम तो नहीं है या फिर किसी ने इसे हाईजैक कर लिया हो। उसकी ये बात सुनकर वैभव हंसते हुए बोला, अरे पागल लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी सोचती हो। ये सुनकर जन्नत ने फिर मुंह बना लिया। तभी फ्लाइट वहीं पर रोक दी गई और सभी पैसेंजर्स एक एक करके बाहर निकलने लगे। जन्नत और वैभव भी दोनों एक साथ बाहर निकले। जन्नत ने आसपास देखते हुए कहा, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है जिससे इस फ्लाइट को यहीं पर रोक दिया गया। तुम जाकर एक बार पूछो। इसके जवाब में वैभव ने कहा, हाँ, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी पता करके आता हूँ कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई जिससे फ्लाइट को रोका गया। ये सुनकर जन्नत अपना लगेज लेकर वहीं खड़ी हो गई और वैभव सीधे अंदर की तरफ बढ़ गया। जन्नत आसपास देखने लगी, पता नहीं क्यों, पर उसे एक अजीब सी पहचानी सी फीलिंग हो रही थी। तभी उसके कान में कुछ लोगों की आवाजें आईं। अभी बाहर देखा, काफी सारे हाई रेटेड गार्ड्स लगे हुए हैं। मुझे तो लगता है कोई बहुत बड़ा इंसान यहाँ आया है। शायद इसी वजह से इस फ्लाइट को अचानक से रोक दिया गया है। दूसरे ने कहा, हाँ, पर वो कौन है, अभी हमें ये पता नहीं चला। पर वो अचानक से यहाँ क्यों आया और ऐसे फ्लाइट क्यों रुकवा दी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तीसरे ने कहा, लेकिन कुछ भी हो, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। जब वो इतनी बड़ी इंटरनेशनल फ्लाइट को रुकवा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमें चुपचाप बस तमाशा देखना चाहिए, आगे जो होगा खुद पता चल जाएगा। वो सभी आपस में ये बातें कर रहे थे और जन्नत ये सब सुनकर हैरान थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, ऐसा कौन सा इंसान है जो यहाँ पर आया और उसने इतनी बड़ी इंटरनेशनल फ्लाइट को रुकवा दिया। आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कई सारे कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। सभी की नज़रें सीधे गेट की तरफ चली गईं। जन्नत, जो उन सब के पीछे खड़ी थी, उसने भी गेट की तरफ देखा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र गेट पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक से उसकी पकड़ लगेज पर और भी कस गई। वहीं गार्डों के बीच चलकर इस वक्त रिधान सूर्यवंशी आ रहा था। रिधान की आंखों पर ब्लैक गॉगल्स थे और ब्लैक सूट में उसकी पर्सनैलिटी सबसे अलग लग रही थी। वहां मौजूद सभी लोग बस रिधान को एकटक देखते रह गए। लेकिन इधर जन्नत की हालत खराब हो गई थी। उसके चेहरे पर पसीने आ गए और उसने हकलाते हुए कहा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, शायद ये कोई सपना ही है। अचानक फ्लाइट रुक जाना और सामने से रिधान का आना, नहीं, ये पक्का सपना ही है। ये कहते हुए उसने धीरे से खुद के हाथ को पिच किया, लेकिन उसे दर्द महसूस हुआ। दर्द महसूस होते ही उसकी आंखों में खौफ आ गया। वो तुरंत अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, रिधान, यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर मैं गलती से भी रिधान की नज़रों में आई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये कहते हुए जैसे ही वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ी, तभी एक और अनाउंसमेंट हुई। जन्नत, रिधान सूर्यवंशी, आप यहीं कहीं भी हो, सामने आ जाए, क्योंकि आपके हस्बैंड आपको घर वापस ले जाने आए हैं। आपने अपने हस्बैंड से जो लड़ाई की है, उस लड़ाई के बाद इस तरह दूर जाना सही बात नहीं है। इसी वजह से इस फ्लाइट को यहीं पर रोक दिया गया है। कृपया अपने हस्बैंड के पास जल्द से जल्द जाएं, ताकि ये फ्लाइट आगे बढ़ सके और सभी पैसेंजर अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। जन्नत, जो वहां से जाने के लिए मुड़ी ही थी, जैसे ही उसने ये सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बस शॉक्ड होकर वहां सब कुछ देखती रह गई। इधर वैभव के कानों में भी ये सारी बातें जा चुकी थीं। ये सब सुनते ही वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तो अब मुझे समझ आया कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। रिधान सूर्यवंशी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े गेमर हो, लेकिन तुम इतनी आसानी से जन्नत को यहाँ से नहीं ले जा पाओगे। ये कहते हुए वो तुरंत दौड़ते हुए जन्नत की तरफ बढ़ा। इधर सभी की नज़र अब जन्नत पर टिक गई थी। जन्नत का पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने मन ही मन गुस्से के साथ कहा, रिधान, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप इस हद तक भी गिर सकते हैं। आप पूरे एयरपोर्ट पर इस तरह अनाउंसमेंट करवा रहे हैं जैसे वाकई हमारे बीच हस्बैंड वाइफ जैसा रिश्ता है। आप जो कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको माफ़ नहीं करूंगी। लेकिन तभी अचानक से वहां मौजूद सभी लोग जन्नत के लिए वोटिंग करने लगे। मिस जन्नत, आपको अपने पति के पास वापस जाना चाहिए। आपके पति आपको लेने आए हैं, आपको उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए।
लड़ाइयाँ तो हर हस्बैंड वाइफ के बीच होती हैं। आपको तुरंत उनके पास जाना चाहिए। सबकी बातें सुनकर जन्नत की आंखें बड़ी हो गईं। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही वैभव वहां पहुंचा और जन्नत का हाथ पकड़कर बोला, जन्नत, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। ये कहकर वो जन्नत को ले जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी अचानक किसी ने जन्नत के दूसरे हाथ को पकड़ लिया। उस टच को जन्नत अच्छे से पहचानती थी। उसकी पूरी शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसने तुरंत सामने की तरफ देखा, जहां लाल गुस्से भरी नजरों से रिधान उसे देख रहा था। रिधान की वो गुस्से भरी नजरें जन्नत को अंदर तक चीरती चली गईं। वो घबराकर बोली, रिधान, मेरा हाथ छोड़िए, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। लेकिन तभी रिधान ने उसे बेहद कड़े तरीके से अपने करीब खींच लिया। जन्नत उसके सीने से टकराए और रिधान ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए वैभव की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें किसने परमिशन दी मेरी बीवी को छूने की और मेरी बीवी को मुझसे दूर ले जाने की? ये सुनते ही वैभव गुस्से से बोला, रिधान, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि ये तुम्हारी बीवी नहीं है, इसलिए इसे अपनी बीवी कहना बंद करो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी इससे कोई शादी नहीं हुई है। ये सुनकर रिधान के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने वैभव को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपनी शादी का प्रूफ दूं? या तुम्हें बताऊं कि ये मेरी बीवी है? वैभव गुस्से से बोला, रिधान, देखो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, हम यहाँ रुकना नहीं चाहते, इसलिए जन्नत को मुझे वापस दो। वैसे भी तुम इसे हमेशा से नफरत ही करते थे, तुम्हारे दिल में इसके लिए कोई प्यार नहीं था, तो तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रिधान ने अब जन्नत की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, वाइफी, क्या वाकई मैं तुमसे नफरत करता हूँ? क्या तुम्हें मेरी नज़रों में कोई प्यार नहीं दिखता? जन्नत ये सुनकर हैरान हो गई। वो हिचकिचाते हुए बोली, रिधान, आप क्या बकवास कर रहे हैं? तभी रिधान ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर और कस दी। दांत पीसते हुए बोला, बकवास तो मैं घर जाकर करूंगा, क्योंकि तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें आसानी से माफ़ी नहीं मिलेगी। ये कहते हुए उसने वैभव की आंखों में आंखें डालकर कहा, और तुम्हें मेरी बीवी को इस तरह भागकर ले जाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। पहले पुलिस सजा देगी, क्योंकि मेरी बीवी को कानून से ज़्यादा प्यार है, राइट? और उसके बाद मैं तुम्हें खुद सजा दूंगा। इसके साथ ही वहाँ कई स्पेशल पुलिस फोर्स आ गए। उन्होंने वैभव के हाथ में हथकड़ियाँ डाल दी और उसे लेकर जाने लगे। जन्नत ये सब देखकर स्तब्ध रह गई। वैभव गुस्से से खुद को छुड़ाते हुए चिल्लाया, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं कहीं नहीं जा रहा। छोड़ो, रिधान ने बिना किसी भाव के कहा। सजा तो अब तुम्हें मिलेगी। ये तुम्हारे लिए सजा की पहली शुरुआत है। जेल में जाकर वहाँ की रातें अच्छे से एंजॉय करो, और मैं यहाँ अपनी वाइफ के साथ सुहागरात एंजॉय करूँगा। ये सुनते ही वैभव गुस्से से चिल्लाया, रिधान। वहीं जन्नत बिल्कुल शॉक में रह गई। एपिसोड 15, I'll treat you like my wifey। अब आगे। दूसरे ही पल रिधान ने जन्नत की कलाई को कसकर पकड़ लिया। जन्नत एक पल के लिए चौंक गई। रिधान उसे अब खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगा। जन्नत ने तुरंत डरते हुए कहा, रिधान, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। मुझे आप सबसे दूर जाना है। मेरी जिंदगी पहले ही अपने बर्बाद करके रख दी है अपने, और अपनी जिंदगी को तबाह होते हुए नहीं देख सकती। ये सुनते ही रिधान गुस्से से रुका और दांत पीसते हुए बोला, तुमने गलत कहा। अभी तक तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी जरूर बर्बाद होगी, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने धोखेबाजी करके उस वैभव खुराना के साथ भागने की कोशिश की, और इसके लिए मैं तुम्हें अब माफ नहीं करूंगा। ये सुनते ही जन्नत हैरान हो गई और वो अभी कुछ कह पाती उससे पहले ही रिधान उसे खींचते हुए वहां से सीधे बाहर निकल गया। जन्नत की आंखों में दर्द से आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, आखिर आप सबने मेरी जिंदगी को तमाशा क्यों बना लिया है? जिसे देखो वो मेरी जिंदगी पर अपनी मनमर्जी करने का सोचता है। मेरी जिंदगी कोई तमाशा नहीं है, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, आई रिक्वेस्ट यू। लेकिन रिधान ने गुस्से के साथ उसे कार में धक्का दिया। जन्नत सीधे कार में मुंह के बल गिरी। उसका चेहरा दर्द से भर गया, लेकिन रिधान पर कोई असर नहीं हुआ। वो ड्राइविंग सीट पर आया और उसने गुस्से के साथ कार स्टार्ट की। कार काफी रफ्तार के साथ चल रही थी। जन्नत लगातार कार में चिल्लाए जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वो रोते हुए बोली, प्लीज कोई बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। ये रिधान सूर्यवंशी पागल हो चुका है। ये मुझे कहीं भी लेकर जा रहा है, प्लीज हेल्प करो कोई। ये कहते हुए वो लगातार विंडो को पीटे जा रही थी, लेकिन किसी पर कोई भी असर नहीं था।
बल्कि कार और भी ज्यादा रफ्तार के साथ जा रही थी। कुछ ही देर में जन्नत की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। वो तुरंत हकला कर बोली, रिधान ये तो घर का रास्ता नहीं है ना, तो फिर आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? रिधान आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे भी रही है या नहीं? रिधान प्लीज़ जवाब दीजिए मुझे, आप मुझे घर ले जाने की बजाय कहाँ लेकर जा रहे हैं? फिर तभी आखिर में कार एक बड़े से कॉटेज के बाहर आकर रुक गई। उस कॉटेज को देखकर और आसपास किसी भी दूसरे घर को न देखकर जन्नत के पैर हाथ कांपने लगे। वो तुरंत हकला कर बोली, रिधान आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? देखिए आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं, मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ रिधान। लेकिन रिधान कार से बाहर निकला। उसने दूसरे ही पल जन्नत को बालों से पकड़ लिया। जन्नत दर्द में कराह उठी। रिधान उसे बालों सहित खींचते हुए अंदर लेकर जाने लगा। जन्नत दर्द में बोली, रिधान आप हैवान बन चुके हैं, आपको समझ भी आ रहा है आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? तभी उस कॉटेज के दूसरी तरफ एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। रिधान ने उसे सीधे स्विमिंग पूल के अंदर धक्का का दे दिया। जन्नत धम्म की आवाज़ से उस स्विमिंग पूल के अंदर जा गिरी। रिधान अपने कोट को निकालते हुए सर्द आवाज़ में बोला, उस इंसान ने तुम्हें कहाँ कहाँ छुआ है? ये सुनते ही जन्नत तुरंत स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको पता भी है कि पानी कितना ज़्यादा ठंडा है और ऊपर से ठंड का मौसम है। सच में आपके अंदर तरस नाम की कोई चीज़ नहीं है रिधान। ये कहकर वो निकलने लगी, लेकिन तभी रिधान नीचे झुका और एक बार फिर से बालों से पकड़कर उसे पानी के अंदर घुसाते हुए सर्द आवाज़ में बोला, सही कहा तुमने, मेरे अंदर ना तो रहम नाम की कोई चीज़ है और ना ही तरस नाम की कोई चीज़ है। जब बात तुम पर आती है तो मैं हैवान बन जाता हूँ और तुमने इतनी बड़ी गलती की है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हारी मेरे साथ शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुमने उसके साथ भागने की कोशिश की, तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी। ये कहते हुए वो झटके पर झटके के साथ उसके चेहरे को पानी में डुबोए जा रहा था। लगातार जन्नत तैरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिधान की पकड़ इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही वक्त में उसकी शरीर से उसकी जान निकल जाएगी। वो बुरी तरह रोते हुए बोली, रिधान सच में ये पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, मैं मर जाऊंगी, दो प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। लेकिन रिधान उसके चेहरे को लगातार पानी में घुसाते हुए बोला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल पागल हो चुका हूँ। मैंने तुमसे शादी की थी इसलिए नहीं कि तुम उस वैभव खुराना के साथ भाग जाओ और तुमने अभी तक इस रिश्ते को पूरी दुनिया से छुपाया था ना। अब पूरी दुनिया में ये रिश्ता फेमस होगा, पूरी दुनिया के सामने अब तुम मेरी बीवी बनोगी। ये सुनते ही जन्नत शॉक्ड हो गई और वो शॉक होकर बोली, क्या क्या कहा आपने? नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे रिधान, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं इतनी जल्दी आपकी बीवी दुनिया वालों के सामने नहीं बन सकती। प्लीज़ रिधान, आई रिक्वेस्ट यू। सब मुझे अलग नज़रिया से देखेंगे। सबको पता था कि मैं पहले आपकी बहन रह चुकी हूँ और फिर जब अब सबको पता चलेगा कि मैं आपकी बीवी बन चुकी हूँ तो दुनिया मुझ पर थूक गिराएगी। प्लीज़ ये रिश्ता गलत है, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये सुनते ही रिधान गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोला, शट अप, कितनी बार तुम्हें समझाऊं कि बहन नहीं हो तुम मेरी कोई, मैंने तुम्हें कभी अपनी बहन नहीं माना, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी हो और अब शायद बीवी भी नहीं रह गई, क्योंकि तुमने उसके साथ भागकर गलती की है। अब तो मैं तुम्हें अपना एक पपेट बनाऊंगा, एक ऐसा पपेट जिसे मैं अपने तरीके से नचाऊंगा। पपेट का नाम सुनते ही जन्नत की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई और वो डरते हुए बोली, तो इसलिए आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि आप मुझे यहाँ कैद करना चाहते हैं अपनी कठपुतली की तरह? इसके जवाब में रिधान अब जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी, बल्कि वो एक शैतान वाली हंसी थी, जिसे सुनकर रिधान को देखते हुए जन्नत अंदर तक डर गई। तभी रिधान ने उसे बाजू से पकड़कर उसे पूल से बाहर खींच लिया। जन्नत की पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई थी और वो बाहर आते ही जोर जोर से कांपने लगी। वो अब बुरी तरह कांपते हुए बोली, रिधान अगर मॉम डैड को पता चला तो वो आपको माफ़ नहीं करेंगे। मैं सच कह रही हूँ रिधान, वो वाकई आपको माफ़ नहीं करेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन तभी रिधान ने उसे गर्दन से पकड़ा और उसे खींचते हुए अंदर बेडरूम की तरफ लेकर जाते हुए बोला, वो मुझे माफ़ तब करेंगे जब उन्हें इस बारे में कुछ पता चलेगा। दुनिया वालों के सामने अब तुम पूरी तरह से गायब हो चुकी हो, अब तुम्हें सिर्फ यही कैद मिलेगी। इसी के साथ उसने उसे सीधे बेड पर धक्का दिया। जन्नत बेड पर लड़खड़ाते हुए गिरी, उसके पूरे कपड़े भी भीग चुके थे।
वो पूरी तरह से गीली हो गई थी। उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। वो हकला कर बोली, रिधान मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे टॉर्चर करना बंद कर दीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए, आखिर मेरी भी तो जिंदगी है ना, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। इसके जवाब में रिधान तिरछा मुस्कुराया और उसके करीब बढ़ते हुए बोला, अभी तक तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अपनी बीवी की तरह ट्रीट करूंगा, लेकिन तुम्हारी आज की हरकत के बाद से मैंने ये प्लान कैंसिल कर दिया है और अब मैं तुम्हें वैसे ट्रीट करूंगा जैसे मैं चाहता हूँ। इसी के साथ उसने अपने शर्ट को उतारना शुरू किया। उसे शर्ट उतारते देख जन्नत की आंखें बिल्कुल भर गई। वो तुरंत बेडशीट को कसकर पकड़ते हुए बोली, नहीं रिधान नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत गलत है। देखिए, बेशक से हमारी शादी हो गई है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज रिधान, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज। लेकिन रिधान पर कोई असर नहीं था। उसने अपने शर्ट को दूर फेंक दिया और उसके करीब झुक गया। जन्नत ने कसकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया, लेकिन रिधान ने दूसरे ही पल उसके चेहरे को कसकर पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया। जन्नत दर्द में बोली, रिधान प्लीज मुझे दर्द हो रहा है। रिधान उसके चेहरे पर उंगलियां चलाते हुए बहुत ही गहरी मगर डाक आवाज में बोला, शश, इस दर्द की इकलौती हकदार हो तुम, इसलिए तुम्हें शिकायत करने की भी इजाजत नहीं है। ये कहते हुए उसने उसके नर्म चेरी जैसे होठों को अपने उंगलियों से बिल्कुल मसल दिया। जन्नत ने कसकर दर्द में रिधान के ही बालों को पकड़ लिया। रिधान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, आई रियली लाइक योर ब्यूटिफुल मून माई लिटिल जिनी। ये सुनते ही जन्नत ने दर्द से अपनी आंखें खोली और रिधान की आंखों में देखते हुए बोली, रिधान आपको क्या लगता है, इन सब चीजों के बाद मैं आपको माफ कर पाऊंगी। रिधान ने हंसते हुए कहा, और तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे तुम्हारी माफी की कोई परवाह है या फिर मैं मर रहा हूं कि तुम मुझे माफ करो। इनफैक्ट तुम्हें तो अब मुझसे भीख मांगनी चाहिए कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। ये कहते हुए उसने उसके गर्दन को पकड़ा और उसके बालों को साइड करके उसकी गर्दन पर बुरी तरह बाइट किया, जिससे जन्नत जोर से दर्द में चिल्ला उठी, अहारी रिधान। एपिसोड 16 टॉर्चर एक होना। अब आगे। जन्नत दूसरे ही पल दर्द में चिल्लाए और कसकर रिधान के गर्दन को पकड़ लिया, लेकिन रिधान तो जैसे बेरहम हो चुका था। उसने एक बार फिर से जन्नत की गर्दन को उसी जगह बाइट किया। जन्नत एक बार फिर से दर्द में चिल्ला उठी, आहारी रिधान प्लीज नो प्लीज इट्स हर्टिंग। रिधान उसकी आंखों में गुस्से के साथ देखकर बोला, तुम्हें हर्ट हो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ और तुम्हारी आवाज रुकनी नहीं चाहिए, चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारी आवाज और वो भी पूरी रात। आई वांना हियर योर मून और स्क्रीम अंडर मे वाइफी। ये कहते हुए एक बार फिर से रिधान ने उसके दूसरे तरफ के गर्दन को बाइट किया। रिधान के इस तरह पागलों की तरह बाइट करने से जन्नत अब और बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो जोर जोर से चीखें मारकर रोने लगी और रोते हुए बोली, रिधान पागल हो गए हैं, आपको एहसास भी नहीं हो रहा है कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। आपका दिया गया हर एक दर्द मुझे सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि दिल में भी चोट पहुंचा रहा है। उसकी बात सुनकर रिधान ने हंसते हुए बोला, आई रियली लाइक इट। एटलीस्ट तुम्हें कहीं तो फर्क पड़ रहा है, लेकिन अभी तो मैंने तुम्हें असली तरीके से टॉर्चर किया ही नहीं। तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, फिर तुम्हें टॉर्चर का असली मजा मिलेगा। ये कहकर वो उससे दूर हो गया और कमरे से बाहर चला गया। इधर जन्नत को तो एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि आखिर रिधान ने क्या कहा और वो ऐसे क्यों चला गया। वो तुरंत घबरा कर बोली, रिधान क्या करने वाले मेरे साथ, वो कौन सा टॉर्चर करने वाले हैं। नहीं, मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे साथ आज कुछ गलत होने वाला है। मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। और रिधान मुझे जिस जगह लेकर आए हैं, यहाँ ना तो मॉम है और ना है डैड है। मैं आखिर बताऊं तो किसे बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कहाँ जाऊं। अभी वो ये सब कुछ कहा ही रही थी कि तभी कमरे में उसे आहट सुनाई दी, जिसे सुनते ही वो अपनी आंसू भरी आंखों से तुरंत गेट की तरफ देखने लगी, जहां रिधान एक सूटकेस लेकर अंदर की तरफ आया। रिधान को सूटकेस के साथ देखकर जन्नत को कुछ समझ नहीं आया और वो हकलाकर बोली, रिधान ये सूटकेस में क्या है और आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। रिधान पागलों की तरह मुस्कुराया और बोला, माय डियर वाइफी, तुम जो सोच रही हो वो होगा नहीं और वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। ये कहते हुए वो हंसने लगा। उसकी हंसी ही इतनी ज्यादा डरावनी थी कि जन्नत को अंदर तक महसूस हो रही थी। उसने कसकर बेडशीट को पकड़ लिया और बोली, रिधान आप सच में पागल हो गए हैं, आपको एहसास भी है कि आप क्या कर रहे हैं। रिधान सूटकेस को बेड के पास लेकर आया और एक रिमोट उठाया। उसने उस रिमोट पर एक बटन प्रेस किया, जिसके साथ ही आसपास कर्टन लग गई और डोर अपने आप लॉक हो गया। ये देखते ही जन्नत ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा,
रिधान लाइट ऑन कीजिए, आपको पता है ना कि मुझे अंधेरे में डर लगता है। प्लीज रिधान लाइट्स ऑन कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू रिधान प्लीज। लेकिन रिधान पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने सूटकेस को ओपन किया। जन्नत की नज़र सूटकेस पर चली गई, लेकिन जैसे उसने अंदर उस चीज को देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत बेडशीट को कसकर अपनी मुट्ठियों में बंद किया और बोली, ये क्या करने वाले हैं आप मेरे साथ? आखिर आप सोच क्या रहे हैं? क्या आप मुझे जिंदा मारने वाले हैं? आखिर सूटकेस में ये सीजर नाइफ और ये हैंडकॉफ जैसी ये सारी चीज क्या कर रही है? आखिर आप असलियत में करते क्या है लोगों के साथ? तभी रिधान ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, टॉर्चर करता हूं उन्हें। ये सुनते ही जन्नत की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत हकलाकर बोली, तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे भी टॉर्चर करने वाले हैं, सब लोगों की तरह, राइट? रिधान ने नाइफ को अपने हाथ में लिया और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरी वाइफी तो काफी ज्यादा समझदार हो गई है, क्या बात है? आई एम रियली इम्प्रेस्ड। ये कहते हुए वो उसके एकदम से करीब आ गया। ये देखते ही जन्नत की आंखों में फिर से डर से आंसू आ गए और वो डर से बोली, रिधान आप ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर मैंने इतनी भी कौन सी बड़ी गलती कर दी? मैं पहले ही इन चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। आपकी मोम ने कहा कि वो मुझे यहाँ से दूर भेज देगी। तभी रिधान ने गुस्से से उसके गले पर उस सीजर को रख दिया और उसे धंसाते हुए बोला, तो तुम्हें एक बार मुझसे इस बारे में बात करनी चाहिए थी ना कि इस तरह अपने मन से फैसला लेना चाहिए था। तुमने मुझे इसके बारे में एक बार भी बताया क्यों नहीं? क्यों किया तुमने अपने तरीके से ये फैसला? जन्नत दर्द में चिल्ला उठी, आहा एस्ट स्टॉप इट रिधान, अब वाकई मेरी जान निकल जाएगी। रिधान इसके जवाब में हंसते हुए बोला, तुम्हारी जान मेरी जान है और मैं अपनी जान इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, डोंट वरी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ तुम अब कहीं जाने लायक नहीं बचोगी, इतना तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। ये सुनते ही जन्नत की आंखें बड़ी हो गई और वो अभी कुछ कह पाती उससे पहले रिधान ने उस चाकू से उसके कपड़ों को 2 टुकड़ों में बांट दिया और जन्नत तुरंत दर्द में कसमसा उठी और डर से अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन रिधान ने उसकी आंखों को घूरते हुए कहा, अपनी आंखें खोलो और देखो मुझे। इस पूरे सेशन में तुम्हारी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, देखो मुझे, खोलो अपनी आंखें, ओपन योर आइज वाइफी। जन्नत ने रोते हुए कहा, आप शैतान हैं, आप एक हवन हैं, मुझे आपसे डर लग रहा है। आपके अंदर दिल नहीं है, आपको एहसास भी नहीं है कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। ये कहते हुए जन्नत अपने दोनों हाथों को अपने अपर बॉडी को कवर करने लगी, क्योंकि इस वक्त उसके ऊपर बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं था और वही रिधान की नज़र तो अब उसके ऊपर बॉडी पर ही बिल्कुल टिक गई थी। वो उसे घूरते हुए अपनी तिरछी स्माइल के साथ बोला, सो ब्यूटिफुल। नो डाउट मेरी वाइफी बाहर और अंदर दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये कहते हुए वो नीचे झुका और उसके गर्दन के साथ अपर बॉडी के एरिया तरफ चूमने लगा। उसके ठंडा होठ महसूस करते ही जन्नत पूरी तरह से कांप उठी। उसके हाथ पैर इस तरह कांपने लगे जैसे कि वो अभी पैरालाइज हो जाएगी। उसने कसकर रिधान के बालों को पकड़ लिया और उधर को धक्का देने लगी, लेकिन रिधान ने उसके दोनों हाथों को दूसरे ही पल उस हथकड़ी से ब्लॉक कर दिया। अब जन्नत बेड पर अपने लॉक्ड हाथ पैर के साथ इधर से उधर कसमसा रही थी और रिधान उसके बॉडी के साथ खेल रहा था। जन्नत लगातार दर्द में मून कर रही थी, हम नो प्लीज इट हर्ट्स रिधान। लेकिन रिधान पर कोई असर नहीं था। वो उसे पागलों की तरह चूमते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा टेस्टी होगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कब का तुम्हें इस तरह अपना बना चुका होता, लेकिन अब मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, अब मुझे तुम पूरी की पूरी चाहिए। ये सुनते ही जन्नत की आंखें एकदम से खुल गई और वो अपनी लाल आंखों से रिधान की आंखों में देखने लगी। रिधान की आंखें आज कुछ अलग ही थी। आज उसकी आंखों में एक अलग ही डिजायर भरी हुई थी, जिसे देखकर जन्नत ने हकलाते हुए कहा, रिधान आप मेरे साथ वैसा कुछ भी नहीं कर सकते, मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। रिधान ने उसके चेहरे को सहलाते हुए उसके बॉडी पर किस करते हुए बोला, कोई बात नहीं वाइफी, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी और फिर तुम हर वक्त मेरे लिए तैयार रहोगी। ये सुनते ही जन्नत उसे गुस्से और नफरत से देखकर बोली, आपको पता है रिधान, इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे अपनी हवस पूरी कर रहे हैं। रिधान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, आई नो वेरी वेल, ये डिजायर सिर्फ तुम ही से है और सिर्फ तुम ही मेरे इंतजार को पूरा कर सकती हो, तो अब मुझसे बहस मत करो और साथ दो जिससे कि तुम्हें कम तकलीफ हो। ये कहते हुए उसने अपने शर्ट को फाड़ दिया। ये देखते ही जन्नत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। रिधान ने उसकी हरकत को देख लिया और हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह आंखें बंद कर लोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या फिर तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा? जन्नत अपना चेहरा पी लो, मैं गुस्साते हुए बोलो, आपके अंदर शर्म नहीं है लेकिन मेरे अंदर शर्म है।
मैंने आपको लेकर कभी ऐसी चीज़ इमेजिन नहीं की थी जो आप मेरे साथ आज कर रहे हैं। इसके जवाब में रिधान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन मैंने तो इससे भी ज़्यादा तुम्हारे साथ इमेजिन किया था। वो भी तब जब मैंने तुम्हें बड़े होने पर पहली बार देखा था, जब मैं तुमसे पहली बार टकराया था। उसी वक्त मेरे दिमाग में ये सारे सिनेरियो बन गए थे। मैंने तुम्हारे साथ बैड सीन भी इमेजिन कर लिया था और आज मैं वही तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ। जैसे ही रिधान ने ये कहा, जन्नत हैरान हो गई। वो तुरंत हैरानी से अपनी आंखें खोलते हुए बोली, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? जहाँ तक मुझे याद है आप मुझसे नफरत करते थे। आप मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे, तो आप मेरे साथ ऐसी चीज़ इमेजिन भी कैसे कर सकते हैं? इसके जवाब में रिधान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आज और अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरा मूड कुछ और है और तुम मेरा मूड खराब कर रही हो। ये कहते हुए उसने उसके गर्दन को पकड़ा और उसके होठों को जबरदस्ती अपने होठों में ले लिया। मम्मम। जन्नत एक बार फिर से कसमसाने लगी। वो लगातार स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उसके स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं था। रिधान ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि वो उसके पूरे होठों पर एक्सप्लोर करने लगा। काफी देर तक स्ट्रगल करने के बाद जन्नत थककर बिल्कुल चूर हो गई और अब ना चाहते हुए भी वो रिधान का साथ देने लगी। रिधान जो कर रहा था वो उसे करने दे रही थी। रिधान आज बिल्कुल पागल हो गया था। वो उसकी बॉडी में पूरी तरह मदहोश होकर खो चुका था। उसने जन्नत के होठों को लगातार चूमना शुरू किया और चूमते हुए उसने उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा, शायद अब मैं खुद पर और कंट्रोल नहीं कर सकता। तुमने मुझे वापस पागल कर दिया। बी रेडी फॉर पेन वाइफी। ये सुनकर जन्नत ने तुरंत अपनी आंसू भरी लाल आंखों से उसकी आंखों में देखा और नासमझी में बोली, अभी और कौन सा दर्द देने वाले हैं आप? इतना दर्द तो पहले ही दे रहे हैं। अभी और क्या करना चाहते हैं आप? इसके जवाब में रिधान हंसते हुए उसके करीब आया और उसके कमर को पकड़ते हुए बोला, अभी तो तुम्हें असली दर्द मिला ही नहीं, लेकिन अब जरूर मिलेगा, क्योंकि इस दर्द के बाद तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी। फिर चाहकर भी कोई भी इंसान तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता है। फिर तुम पर सिर्फ इकलौता मेरा हक होगा। नाउ लेट्स डू इट वाइफी। इसके जवाब में अभी जन्नत कुछ कह पाती या कुछ समझ पाती, उससे पहले ही रिधान ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। अचानक से ऐसी चीज महसूस होते ही जन्नत की पूरी बॉडी जैसे टूट गई और वो एकदम से दर्द में चिल्ला उठी। रिधान। एपिसोड 17। प्लीज रिधान, अब आगे। जन्नत की आवाज उस शांत कमरे में इस तरह गूंजी जैसे कि कुछ अलग ही म्यूजिक बज रहा हो। रिधान अभी रुक चुका था, क्योंकि इस वक्त उसकी नज़र बेडशीट पर थी। बेडशीट को कलरफुल देखकर उसके चेहरे पर एक डार्क स्माइल आ गई और वहीं जन्नत की आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो आंखें बंद किए सिसक सिसक कर रोए जा रही थी। तभी रिधान ने उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा, यू नो वॉट, इस वक्त मुझे तुम पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है, क्योंकि तुम वजन हो और तुम्हारी वजनिटी मैंने ली। इसी के साथ रिधान उसे पैशनेटली प्यार करने लगा। वो बहुत ही धीमी आवाज में बोली, रिधान प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन रिधान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, माय वाइफी। ये कहते हुए वो और भी ज्यादा उसके साथ पैशनेट हो गया। वो लगातार अपना चेहरा पिलो में रगड़ने लगी। वो रात काफी ज्यादा भारी थी और देखते ही देखते वो रात निकल गई। अगला दिन, दोपहर का वक्त। धूप बहुत ही ज्यादा तेज थी, जो डायरेक्ट बड़े से राउंड शेप बेड पर पड़ रही थी। उस राउंड शेप बेड की हालत काफी ज्यादा बुरी थी। जन्नत के कपड़े बेदर्द ढंग से नीचे जमीन पर पड़े हुए थे, जो बिल्कुल फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बेदर्दी से फाड़ दिया गया हो। और वहीं इस वक्त बेड पर ब्लैंकेट से पूरी लिपटी किसी बेजान लाश की तरह जन्नत गहरी नींद में सो रही थी। वो बेड पर अकेली थी। उसके चेहरे पर इतनी ज्यादा थकान थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। इस वक्त वो गहरी नींद में थी, लेकिन तभी वहां पर फोन बजने लगा। फोन के रिंग की आवाज को सुनकर ना चाहते हुए भी जन्नत ने दर्द में कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी आंखों के सामने कल रात से लेकर सुबह 10 बजे तक का सारा सीन आने लगा, क्योंकि रिधान ने उसे कल रात से लेकर सुबह करीब 10 छोड़ा था और अभी दोपहर के 12 रहे थे। उसे सोए हुए सिर्फ 2 घंटे हुए थे कि एक बार फिर से उसकी आंखें खुल चुकी थी। उसने धीरे से खुद की हालत को देखा। खुद की हालत देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो सिसक सिसक कर रोते हुए बोली, अब मैं प्यो नहीं रह गई। मुझे गंदा कर दिया गया है। अब मैं एक नॉर्मल लड़की भी नहीं रह गई। आई हेट यू रिधान, आई रियली रियली हेट यू। ये कहते हुए वो सिसक सिसक कर रोने लगी और तभी फिर से फोन बजने लगा। उसने किसी तरह अपना हाथ टेबल की तरफ बढ़ाया। उसने फोन पर नाम देखा। वैभव के नाम को देखकर जन्नत को कल याद आया कि वैभव जेल चला गया था।
अब उसके कॉल को देखकर उसने जल्दबाजी के साथ कॉल पिक किया और अपने आप को संभालते हुए बोली, वैभव, वैभव तुम ठीक तो हो ना? कहाँ हो तुम इस वक्त? हालांकि ये बोलते हुए वो हौंफ रही थी, क्योंकि उसके अंदर जरा भी एनर्जी नहीं थी कि वो ठीक से कुछ बात कर सके। जिसे महसूस करते हुए वैभव ने तुरंत कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी आवाज ऐसे क्यों है, जैसे तुम रात भर सोई नहीं हो? तुम ठीक तो हो ना? क्या किया उस इंसान ने तुम्हारे साथ? जन्नत देखो, प्लीज बताओ मुझे। तुम्हारी आवाज सुनकर ही मुझे डर लग रहा है, जैसे कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है। देखो, प्लीज मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं उस इंसान को छोड़ने नहीं वाला। मैं जेल से बाहर आ चुका हूँ। उसे क्या लगता है वो जिंदगी भर मुझे जेल में रखेगा? बल्कि अब मैं उसे बताऊंगा। लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। देखो प्लीज मुझे जवाब दो। इसके जवाब में अभी जन्नत कुछ कह पाती, उससे पहले ही किसी ने उसके हाथ से फोन लिया और अपनी ठंडी आवाज में बोला, कल रात हमारी सुहाग रात थी। मैंने काफी अच्छी नाइट स्पेंड की है अपनी बीवी के साथ और उसकी वजह से मेरी बीवी काफी ज्यादा थक चुकी है, क्योंकि मैंने कल सारी रात उसे सोने नहीं दिया। वैसे अभी मेरी बीवी तुमसे बात करने की हालत में नहीं है, इसलिए तुम अब दोबारा से कभी मेरी बीवी के पास कॉल मत करना, क्योंकि अब वो पूरी तरह से मेरी हो चुकी है। एंड यू नो वॉट, कल उसने मुझे अपनी वर्जिनिटी दी। इसी के साथ रिधान जोर जोर से हंसने लगा और फिर तभी जन्नत ये सब सुनकर चिल्लाते हुए बोली, बस कीजिए रिधान, कुछ तो शर्म कीजिए। आपके अंदर जरा भी शर्म नहीं है ना? हमारी प्राइवेट चीज इस तरह से किसी और को कैसे कह सकते हैं? तभी रिधान अचानक से सीरियस हो गया और गुस्से के साथ फोन को वहीं जमीन पर पटकते हुए चिल्लाकर बोला, एग्जैक्टली, मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कोई और है और हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। तो तुम किसी और के साथ मुझे छोड़कर कैसे जा सकती थी? जन्नत एकदम से सहम गई। उसकी नज़र अपने आप नीचे झुक गई और झरझर करके उसके आंसू बहने लगे। रिधान उसे अभी भी गुस्से के साथ देख रहा था। जन्नत को रिधान की गुस्से भरी सांसें साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसके अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो रिधान से कुछ भी कह सके। वो बस चुपचाप बेडशीट को पकड़े बैठी रही। तभी रिधान उसके करीब झुका और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, खुद को देखो, तुम मेरी हो चुकी हो और मेरी होने के बावजूद भी तुम उस इंसान से बात कर रही हो जिससे मुझे सख्त नफरत है। आखिर क्यों तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ हैवान की तरह पेश आऊं? ये सुनते ही अचानक से जन्नत के चेहरे पर दर्द भरे एक्सप्रेशन आ गए और वो रिधान की आंखों में देखकर धीरे से बोली, क्या आपको लगता है कि आप हैवान नहीं है एक? रिधान ने सख्त आवाज में कहा, हाँ बेशक से मैंने कल तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम था, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं बुरा कर सकता था। तभी जन्नत ने सार्कास्टिक वे में मुस्कुराते हुए कहा, इससे ज्यादा आप क्या ही बुरा करेंगे? बस अब मौत ही रह गई है, मार डालिए मुझे, वही अब बेहतर होगा। उसकी ये बात सुनकर एक बार फिर से रिधान का गुस्सा बढ़ गया। उसने गुस्से के साथ उसे बेड पर फेंका और बोला, शायद तुम्हारे अंदर अभी भी काफी एनर्जी है, तभी तुमने उसे इंसान से बात कर ली और मुझसे ऐसे बात कर रही हो। पति को दुश्मन और दुश्मन को यार समझना लगता है तुम्हारी रगों में बस गया है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे इस खून में बहुत जल्द मैं अपना खून मिलाऊंगा। उसके बाद तुम्हें एहसास होगा कि रिधान सूर्यवंशी असलियत में कौन है। ये कहते हुए वो एक बार फिर से उसके ऊपर आ गया। जन्नत की बॉडी फिर से कांपने लगी और वो दर्द में बोली, रिधान मैं आपसे बस इतना ही कहूंगी कि दैट्स इनफ। लेकिन तभी रिधान ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और उसको सूंघते हुए बोला, शश हश, तुम फिक्र मत करो। ये सुनते ही जन्नत की आंखें बड़ी हो गई और उसकी आंखें फिर से लाल हो गई। रिधान एक बार फिर उसके होठों के करीब झुक गया और उसे पैशनेटली चूमने लगा। इधर दूसरी तरफ सूर्यवंशी पैलेस में भावना ने रोते हुए कहा, तन्मय प्लीज कुछ तो कीजिए, पता लगाए कि जन्नत कहाँ चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि रिधान भी काफी ज्यादा गुस्से से घर से बाहर गया है और सुबह हो चुकी है, पर अभी तक ना तो उसका पता चला है और ना ही जन्नत का। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। तन्मय जो खुद भी वहां रमन से और गार्ड से बात कर रहे थे, वो ये सुनकर बोले, भावना तुम शांत हो जाओ, मैं यही कर रहा हूँ, देखना बहुत जल्द जन्नत के बारे में पता चल जाएगा। तभी अचानक से रमन ने गुस्से के साथ कहा, बस कीजिए बॉस, अब मैं भी थक चुका हूँ इन सब चीजों को देख देख कर। आपने कहा था कि आप उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन आप उसका ख्याल नहीं रख पाए। एक बार फिर से वो यहाँ से जा चुकी है, आखिर आप अब और कितना झूठ बोलेंगे मुझसे? उसके अचानक से ऐसे चिल्लाने पर तन्मय के एक्सप्रेशन बदल गए, तो वही भावना को कुछ समझ नहीं आया।
उसे लगा कि शायद रमन इसलिए परेशान है क्योंकि जन्नत फिर से गायब हो गई है, क्योंकि उसने देखा था बचपन से लेकर आज तक रमन ने जन्नत को अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया था। तभी भावना ने कहा, रमन जी मैं समझती हूँ, आप भी जन्नत को अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं, इसलिए वो ऐसे गायब हो गई है तो आपको टेंशन हो रही है, पर हम सब उसे ढूंढ रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन इसके आगे अभी भावना अपनी बात पूरी कह पाती उससे पहले रमन गुस्से के साथ बोला, मैं उसे बेटी की तरह ट्रीट नहीं करता, बल्कि वो मेरी ही बेटी है। आपके पति ने सालों पहले मुझसे ही सौदा किया था इस चीज का। वो मेरा ही खून है और मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। जैसे ही रमन ने ये बात बोली भावना के पैरों तले जमीन खिसक गई और वहीं तन्मय के चेहरे के भी रंग उड़ गए। एपिसोड 18 शॉक्ड। अब आगे। जैसे ही भावना ने ये शब्द सुना वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई, और वही तन्मय का भी कुछ यही हाल था। लेकिन रमन अब गुस्से के साथ आगे बोला, सर मैं अब थक चुका हूँ आपके झूठ को छिपा छिपा कर। आपके झूठ ने कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी, खासकर मेरी बेटी की। वो खुद को अनाथ समझती है जबकि मैं उसका बाप अभी भी जिंदा हूँ। उसको ऐसा लगता है कि उसका कोई खानदान नहीं है। मेरी बेटी को इतनी छोटी सी उम्र में क्या कुछ नहीं झेलने को मिला और अभी भी आप ये सच उसे छिपाना चाहते हैं। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं अपनी बेटी को वापस से पाना चाहता हूँ, मैं उसे एक बाप का प्यार देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। प्लीज़ कुछ भी कीजिए लेकिन मुझे मेरी बेटी को वापस दे दीजिए, प्लीज़ सर प्लीज़। ये कहते हुए रमन का गला भर गया था और वही तन्मय ये सब सुनकर तुरंत भावना को देखने लगे जो अभी भी सदमे में थी। भावना को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पीठ पीछे ये सब कुछ हो गया था और उसे आज पता चल रहा था। तभी तन्मय गुस्से से रमन को देखकर बोले, रमन मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हें क्या जरूरत थी इस तरह से भावना के सामने ऐसी बात बोलने की? ये सुनकर रमन ने अब एक नज़र भावना को देखा जो अभी भी बिल्कुल खामोश खड़ी थी। भावना को देखकर रमन ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, भावना मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैं आपका दिल दुखाया हो तो, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है। मेरी बेटी गायब है, वो 2 दिन से मिल नहीं रही है और मैं उसका बाप होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मुझे ये सब सामने लाना पड़ा क्योंकि अब मैं अपनी बेटी से भी दूर नहीं रह सकता। अब मैं उसे भी बताऊंगा कि मैं उसका बाप हूँ, वो मेरी बेटी है। इसलिए अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कहकर रमन वहां से बाहर चला गया और भावना धम्म से सोफे पर बैठ गई। तभी तन्मय तुरंत उसे संभालते हुए बोले, भावना संभालो खुद को, तुम ठीक तो हो? भावना की आंखों से आंसू निकल आया और वो तन्मय को ध्यान से देखते हुए बोली, तन्मय तुमने कहा था कि सालों पहले रमन की जो बेटी पैदा हुई थी वो मर गई थी, लेकिन सच तो ये था कि तुमने उसकी बेटी को मेरी बेटी बना दिया और मेरा जो बेटा पैदा हुआ था वो एक्चुअली में मरा हुआ था। ये सुनकर तन्मय ने हिचकिचाते हुए कहा, भावना मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझसे नाराज मत होना, मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाला था। तभी भावना ने चिल्लाते हुए कहा, कब बताने वाले थे आप तन्मय मुझसे, आखिर कब? मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ होता रहा और आप बस चुपचाप देखते रहे। बेचारे रमन को उसकी बेटी से दूर कर दिया गया, वो अपनी नज़रों के सामने अपनी बेटी को किसी और की बेटी बनते हुए देखता रहा। क्या उसे तकलीफ नहीं हुई होगी? और फिर आप इतने ज़्यादा निर्दयी कैसे हो सकते हैं तन्मय, आखिर कैसे? जवाब दीजिए मुझे, क्या आपका दिल नहीं पिघला जब आप किसी और की बच्ची को मेरे गोद में दे रहे थे? क्या आपको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि आगे चलकर उस बच्ची पर क्या बीतेगी? और मेरा खुद का दिल टूट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने गलत इंसान से शादी कर ली। ये सुनते ही तन्मय तुरंत भावना को अपने सीने से लगाकर बोले, भावना प्लीज़ ऐसा मत बोलो, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ही मैंने ये सब कुछ किया था। उद्धरण चिन्ह। भावना ने तन्मय को दूर धक्का दिया और गुस्से के साथ बोली, नहीं चाहिए मुझे ऐसी खुशी जिस खुशी में किसी दूसरे की खुशी का गला घोट दिया जाए। नहीं रहना मुझे इस खुशी में खुश, आप ही रहिए, क्योंकि मैं अब आपको छोड़कर जा रही हूँ। मैं 1 मिनट को इस घर में नहीं रहूंगी। आपको पता है तन्मय, सालों पहले जब मैं अपने घर वालों के खिलाफ जाकर आपके साथ भागकर शादी की थी तब मैंने सोचा था कि आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं और मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगी। यहाँ तक कि आज भी मैं अपने घर वालों के खिलाफ हूँ। मेरे घर वाले आज भी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। मेरे भाई ही मेरे दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपका साथ दिया। आपकी हर एक सुख दुख में आपके साथ रही। लेकिन आपने क्या किया मेरे साथ? शुरू से लेकर आज तक सिर्फ धोखा दिया, झूठ बोला, फरेब किया।
और इसके लिए मैं अब आपको माफ़ नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ आपको छोड़कर, और खबरदार जो आप मेरे पीछे आए तो, क्योंकि आपने एक बाप को बेटी से अलग किया है। बेचारी जन्नत, मैंने शायद अनजाने में ही उसके साथ बहुत गलत कर दिया। वो भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, और कहीं ना कहीं सबकी गलती आपकी वजह से हुआ है। ये कहकर भावना रोते हुए सीधे अपने कमरे में चली गई। और वही तन्मय ये सब सुनकर वही सोफे पर बैठ गया और अपने सिर पर हाथ रख कर बोला, सही कहा था रमन ने, एक दिन कभी ना कभी मेरी गलतियों की सजा मुझे मिलेगी। शायद अब एक एक करके मुझे मेरी गलतियों की सजा मिल रही है। मैं न तो भावना को खोना चाहता हूँ, न ही अपनी जन्नत को, और न ही रिधान को, पर शायद अब एक एक करके सब मुझसे दूर जाएंगे। ये कहते हुए आज तन्मय की आंखों में भी नमी आ गई थी। इधर दूसरी तरफ रात का वक्त था जब जन्नत की आंखें खुली। उसने अपनी आंखें खोली और एक नज़र चारों तरफ देखने लगी। कमरे में कोई नहीं था। उसने धीरे से ब्लैंकेट को खुद से दूर किया और खुद की बॉडी देखकर वो अपनी आंखें बड़ी करके बोली, मुझे फ्रेश किसने किया और मेरे कपड़े चेंज किसने किया? लेकिन तभी उसे अपने बॉडी पर निशान दिखाई दिया, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक दर्द भरी स्माइल आ गई। और उसने कहा, उस शैतान के अलावा और कौन ही कर सकता है मेरे साथ ये सब कुछ? ये कहते हुए उसने फिर से ब्लैंकेट को खुद से कवर कर लिया। तभी उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। उसने अपने कमर को सहलाते हुए कहा, शायद मुझे पेन किलर लेना चाहिए, क्योंकि बिना पेन किलर लिए मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाऊंगी। उस इंसान ने तो मुझे पूरा खा लिया है। ऐसा लग रहा था जैसे वो जन्मों का भूखा हो। मेरी बॉडी टच करने से ही दर्द कर रही है। ओ गॉड, इतना दर्द मुझे जिंदगी में पहली बार मिल रहा है। हालांकि मैं अन्नू के मुंह से सुना था कि फर्स्ट टाइम में बहुत दर्द होता है, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा दर्द झेलने को मिलेगा, वो भी ऐसे इंसान से जिसके साथ तो मैंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। कहते हुए वो खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी। लेकिन तभी दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर जन्नत ने तुरंत गेट की तरफ देखा, जहां पर इस वक्त बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ रिधान खड़ा था। रिधान को देखते ही जन्नत ने उससे मुंह फेर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर रिधान के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो उसकी तरफ बढ़ा और पानी का ग्लास टेबल पर रखते हुए अपने पॉकेट से एक मेडिसिन निकाला और उसके तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसे तुम खा लो, तुम्हें आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर जन्नत को कुछ समझ नहीं आया। उसने न समझी में उस मेडिसिन को देखते हुए कहा, क्या ये पेन किलर है? क्या आप मुझे दर्द देने के बाद दवा दे रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो नहीं चाहिए मुझे आपकी कोई भी दवा। बेहतर होगा कि आप अपनी शक्ल मत दिखाए। ये कहकर वो अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करने लगी तो रिधान ने उसके ब्लैंकेट को छीन कर फेंक दिया। जन्नत गुस्से से चिल्लाई, रिधान आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? जन्नत के चेहरे को पकड़ते हुए रिधान उसकी तरफ बैठा और बोला, तुम मेरी प्रॉब्लम हो। ये सुनकर जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, तो अपनी प्रॉब्लम को मार क्यों नहीं देते? ये सुनकर रिधान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तुम एक ऐसी प्रॉब्लम हो जिसे जिंदगी भर में अपने करीब रखना चाहता हूँ। ये सुनकर जन्नत उसे गुस्से से घूरने लगी। तभी रिधान ने उस मेडिसिन को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये आईपीएल है, इसे तुम्हें खाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। आईपीएल का मतलब जन्नत को कुछ समझ नहीं आया। उसने नासमझी में कहा, ये आईपीएल कौन सी पिल होती है? क्या ये पेन किलर की दवा है? क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। उसकी बात सुनकर रिधान उसे कुछ पल तक घूरता रहा और फिर अपनी गहरी आवाज़ में बोला, तुम्हें मैं पेन किलर की भी मेडिसिन दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें इस लेना होगा। ये सुनते ही जन्नत गुस्से से बोली, तो क्या आप मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हैं? ये सुनते ही रिधान अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम कितना बहस करती हो, तुम चुपचाप इसे ले क्यों नहीं लेती? ये सुनकर जन्नत ने चिढ़कर कहा, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तब तक मैं इसे नहीं लूंगी। ये सुनकर अब आखिर में रिधान ने बिना किसी भाव के साथ कहा, ये बर्थ कंट्रोल पिल है। मैंने बिना किसी प्रोटेक्शन के साथ तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया था। मैं नहीं चाहता अभी से ही तुम्हें मेरे बच्चे संभालने पड़े, इसलिए तुम इसे ले लो, क्योंकि मैं हम दोनों के बीच अभी किसी भी तीसरे को नहीं आने दे सकता। इस मेडिसिन को लेने के बाद मैं तुम्हें पेन किलर भी दूंगा, बिकॉज मैं तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं करना चाहता। बाकी मुझे अपने ऊपर इतना तो यकीन है कि इस एक बार के बाद से ही तुम जरूर प्रेग्नेंट होगी। ठीक कहते हुए उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी, और वही ना चाहते हुए भी जन्नत का पूरा चेहरा लाल हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रिधान ऐसी बातें उससे कर सकता था। और दूसरे ही पल उसने बेहद गुस्से और नफरत के साथ उस मेडिसिन को देखा जो उसने उसकी तरफ बढ़ाया था। जन्नत ने दूसरे ही पल उस हवा में फेंक दिया। ये देखते ही रिधान के हाथों की मुट्ठियां बंद हो गई। जन्नत दांत पीसते हुए बोली, नहीं चाहिए मुझे कोई मेडिसिन।
और आपको क्या लगता है, क्या मुझे शौक है आपके बच्चे को अपने पेट में रखने का? बिल्कुल भी नहीं, और ना ही मैं ये मेडिसिन लूंगी, क्योंकि मुझे आप पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। आप मुझे एक बार में तो कभी प्रेग्नेंट कर ही नहीं सकते। आपको खुद को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। ये सुनते ही रिधान की आंखें फिर से छोटी हो गई। उसने उसे गुस्से के साथ देखते हुए कहा, तो तुम मेरे स्टेमिना पर शक कर रही हो? तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हें एक बार में प्रेग्नेंट नहीं कर सकता? ये सुनकर जन्नत ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल नहीं लगता मुझे, और ना ही मैं कोई ऐसी मेडिसिन खाने वाली हूँ। वैसे भी मुझे अभी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पेन किलर खाना है। ये कहकर वो अपना पेट पकड़कर बैठ गई। रिधान उसकी बात सुन उसे कुछ सेकंड तक देखता रहा और फिर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें बहुत जल्द मेरे स्टेमिना पर यकीन हो जाएगा, और फिर तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें उस मेडिसिन को ले लेनी चाहिए थी। ये कहते हुए वो वहां से बाहर निकल गया। और इधर जन्नत ने जब ये सुना तो उसे एक सेकंड के लिए कुछ समझ नहीं आया और वो बस रिधान को ही कंफ्यूजन में जाते हुए देखते रह गई। एपिसोड 19 टॉलरेट में वाईफी। अब आगे। रमन इस वक्त अपने घर पर था। वो लगातार किसी के पास कॉल डायल कर रहा था, लेकिन तभी डोर बेल बजी, जिसकी आवाज सुनकर रमन ने फोन को साइड में रखा और सीधे डोर की तरह बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने देखकर उसने गुस्से के साथ कहा, रिधान सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रिधान तिरछा मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैंने सोचा ससुर जी से भी मिल लिया जाए। ससुर जी शब्द सुनते ही रमन के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो तुरंत शॉक्ड होकर बोला, क्या ससुर जी, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप रिधान सर? इसके जवाब में रिधान ने हंसते हुए कहा, बकवास नहीं कर रहा हूँ ससुर जी, बल्कि बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब आप मेरे ससुर जी बन गए हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं? ये सब सुनकर पता नहीं क्यों पर रमन के चेहरे पर पसीने आने लगे। वो तुरंत घबरा कर बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते, ये बहुत गलत है, ये हरगिज नहीं हो सकता। रिधान इसके जवाब में जोर जोर से किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोला, गलत को ही तो सही बनाता हूँ मैं, और अफसोस की बात है कि आपकी बेटी अब मुझ जैसे गलत इंसान की बीवी बन चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वो आपको एक्सेप्ट करेगी? ये सुनते ही रमन जैसे लाचार हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, आप सब ने मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। पहले आपके डैड ने मुझसे मेरी बेटी से दूर कर दिया और अब आपने मेरी ही बेटी से शादी करके उसे हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया। मैंने क्या क्या सोचा था उसके लिए? मैंने सोचा था मैं उसके पास जाऊंगा, उसे मनाऊंगा, उसे अपने पास रखूंगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत में एक बेटी का प्यार लिखा ही नहीं था। ये कहते हुए रमन का गला भर आया, लेकिन रिधान ने बिना किसी भाव के साथ कहा, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक वार्निंग देने आया हूँ। मेरी बीवी के आसपास जाने की भी कोशिश मत कीजिएगा। हाँ मुझे पता है आपके अंदर ये बाप वाला प्यार कुछ ज़्यादा ही उम्र रहा है, लेकिन उसे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जब आपने उस वक्त अपने आप को कंट्रोल किया जब आपकी बेटी को आपके प्यार की ज़रूरत थी, तब अब उसको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे हर तरह का प्यार दे रहा हूँ। बहुत जल्द उसके दिमाग से ये खानदान और परिवार का भी भूत उतर जाएगा। उसके बाद वो सिर्फ मेरी होकर रह जाएगी, इसलिए बेटर होगा कि आप उसकी परछाई से भी दूर रहे। ये कहते हुए वो वहां से बाहर निकल गया। इधर रमन ये सब कुछ सुनकर बस शॉक्ड हो गया और वही धम से सोफे पर बैठ गया। इधर दूसरी तरफ अपार्टमेंट में आशी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, आखिर क्यों क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैं जो भी प्लानिंग करती हूँ हमेशा वो रिधान सूर्यवंशी खराब कर देता है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार देना चाहती हूँ। मैं क्या करूं, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी चिरंजीवी ने उसे संभालते हुए कहा, बेटा मैंने कहा ना, तुम शांत हो जाओ। अभी के लिए सिचुएशन काफी ज्यादा गर्म है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। वो रिधान जन्नत के आसपास कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी लगा चुका है, हम जन्नत तक चाहकर भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए तुम कोई और तरीका ढूंढो। ये सुनकर दांत पीसते हुए आशी ने कहा, मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। मैं सिर्फ उस जन्नत को मारकर उस रिधान को तड़पाना चाहती थी, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है तब से जैसे ये नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन तभी अचानक से चिरंजीवी के दिमाग में कुछ आया और वो शातिर स्माइल के साथ बोले, तुम अभी भी एक काम कर सकती हो और मुझे पता है वो काम बहुत असर करेगा। ये सुनकर आशी ने ना समझी में कहा, कैसा काम? इसके जवाब में चिरंजीवी उसे कुछ समझाने लगा, जिसे सुनते ही आशी के भाव बदल गए और उसके चेहरे पर भी एक शातिर स्माइल आ गई। इधर दूसरी तरफ रात के करीब 11 बजे बज रहे थे। जन्नत इस वक्त बालकनी में टहल रही थी। उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था और वो बस सुनसान रात को ही देख रही थी। तभी उसे कार रुकने की आवाज सुनाई दी।
जिसे सुनकर उसने एक नज़र बाहर की तरफ देखा। कार से रिधान बाहर निकल रहा था। रिधान को देखकर जन्नत ने उससे मुंह फेर लिया, लेकिन रिधान की नज़र उसके ऊपर चली गई, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो अंदर की तरह बढ़ते हुए बोला, मुझसे मुंह फेरकर तुमने सही नहीं किया, इसकी पनिशमेंट के लिए तैयार रहो। इधर जन्नत बेड की तरफ जाते हुए बोली, उस इंसान का चेहरा भी नहीं देखना मुझको, उस इंसान ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं इसके लिए उसे माफ़ नहीं करूँगी। ये कहते हुए वो बेड पर लेट गई। वो अभी खुद को ब्लैंकेट से कवर करती उससे पहले ही रिधान कमरे में एंटर हुआ और एंटर होते ही उसने टाई की नोट को निकाल कर जमीन पर फेंक दिया और सीधे उसकी तरफ बढ़ गया। रिधान को ऐसे तेजी के साथ अपने तरफ आते देख जन्नत की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत घबराते हुए बोली, रिधान रिधान ये क्या कर रहे हैं आप? लेकिन तभी रिधान नीचे झुका और उसके होठों को अपने होठों से बुरी तरह दबा लिया। जन्नत एकदम से कसमसा गई। उसने कसकर रिधान के कंधे को पकड़ लिया। रिधान उसे पैशनेटली चूमने लगा। जन्नत की आंखों में दर्द से आंसू आ गए। वो इधर से उधर कसमसाने लगी, लेकिन रिधान उसे गहराई से चूमे जा रहा था। जब जन्नत को सांस लेने में तकलीफ हुई तब उसने पूरी ताकत से रिधान को धक्का दिया, लेकिन रिधान उसके और भी ज्यादा करीब आ गया और उसके पूरे गले और गर्दन पर चूमने लगा। जन्नत सिसकियां लेने लगी। वो बेड पर इधर से उधर कसमसाने लगी। उसने कसमसाते हुए कहा, रिधान स्टॉप इट, मुझे दर्द हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप? लेकिन रिधान जैसे पागल हो गया था। वो उसके पूरे गले, गर्दन और पीठ, शोल्डर पर किस करते हुए बोला, तुमने मुझे इग्नोर किया, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। ये सुनकर जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, ध्यान देने वाला ऐसा कौन सा काम किया है आपने जो मैं आपको ध्यान दूं? ये सुनकर रिधान तिरछा मुस्कुराया और बोला, यू आर राइट, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि तुम मुझ पर ध्यान दो, इसलिए तो मैं जबरदस्ती तुम्हारा ध्यान खुद के ऊपर ला रहा हूँ। ये कहकर वो फिर से उसे पैशनेटली चूमने लगा, जिससे जन्नत एक बार फिर से सिसकियां लेने लगी, लेकिन अब वो स्ट्रगल करने के बजाय रिधान के बालों में अपना हाथ फेर रही थी, क्योंकि रिधान का हर एक टच उसे पागल होने पर मजबूर कर रहा था। रिधान अपने शर्ट की बटन्स खोलने लगा। जन्नत भी अपनी आंखें बंद किए वो सब कुछ महसूस कर रही थी। तभी रिधान ने उसके कमर को पकड़ते हुए अपने गहरी आवाज में कहा, टॉलरेट में वाइफी। ये सुनकर जन्नत अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही रिधान उसकी आगोश में चला गया। जन्नत की आवाज एक बार फिर से उस पूरे कमरे में गूंज उठी। उसकी आंखों से झरझर करके आंसू बह गए। रिधान बिना रुके उसे लगातार गहराई से प्यार करने लगा और जन्नत की भी लगातार कमरे में आवाज गूंजने लगी। 2 घंटे बाद सांसों की आवाज कमरे में बंद हो गई थी। जन्नत इस वक्त पसीने से लथपथ बेहाल हालत में चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें सीलिंग को ही घूर रही थी और वॉशरूम में शावर चलने की आवाज आ रही थी। जन्नत का चेहरा बिल्कुल लाल था, आंखें भी लाल थी। वो सीलिंग को घूरते हुए खुद से बोली, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा। वो इंसान अपनी मनमर्जी मेरे ऊपर ऐसे करेगा। उस इंसान को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस चीज़ के लिए राजी हूँ भी या नहीं। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी प्यास बुझानी होती है। ये कहते हुए उसने अपने कमर को सहलाया। उसे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसने एक नज़र पेन किलर की तरफ देखा और फिर उसने उस पेन किलर को ले लिया, क्योंकि पिछले 2 दिनों से रिधान उसे बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा था। वो उसे लगातार प्यार कर रहा था, जिस वजह से जन्नत को लगातार पेन किलर खाना पड़ रहा था। कुछ ही देर में वॉशरूम का दरवाजा खुला। रिधान एक टॉवल में बाहर निकला। जन्नत उससे मुंह फेरना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नज़र रिधान के पीठ और 8 पैक एब्स पर गई, जिसे देखकर उसका चेहरा एक बार फिर से बुरी तरह लाल हो गया, क्योंकि इस वक्त रिधान के पीठ और एब्स पर उसकी उंगलियों और नाखूनों के निशान बहुत ही गहराई से दिख रहे थे। तभी रिधान ने उसकी तरफ देख तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, कहीं तुम्हारा फिर से मूड तो नहीं बन गया है? ये सुनते ही जन्नत ने अपने थूक को गटका और गुस्से से बोली, इतने भी कोई खास नहीं है आपको देखकर मेरा मूड बन जाए। ये सुनकर रिधान की आंखें छोटी हो गई। उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, क्या सच में? जन्नत फिर से अपना थूक गटकने लगी। इसमें कोई शक नहीं था कि रिधान बहुत ज्यादा हॉट था और वो उससे नज़र भी नहीं मिलाना चाहती थी। वो तुरंत अपनी नज़रें फेरने लगी तो रिधान ने उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा मूड मुझे देखकर बने या ना बने, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा मूड जरूर बन जाता है, और अगर तुम नहीं चाहती कि अब दोबारा से मेरा मूड बने तो जाओ जाकर मेरे लिए डिनर बनाओ, क्योंकि मैं आज तुम्हारे हाथ से डिनर करना चाहता हूँ। ये सुनते ही जन्नत के भाव बदल गए। वो गुस्से से बोली, क्या आपने मेरी हालत चलने लायक छोड़ी है कि मैं आपके लिए डिनर जाकर बनाऊं?
ये सुनकर रिधान तिरछा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी गोद में लेकर किचन में जाऊंगा और फिर तुम वहां पर आराम से डिनर बनाना, तुम्हें कहीं भी चलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बनूंगा। ये सुनकर जन्नत ने दांत पीसते हुए कहा, यू नो वॉट रिधान, बेशर्मी की भी हद होती है और आपने बेशर्मी में पीएचडी कर रखी है। ये सुनकर रिधान ने बिना किसी भाव के साथ कहा, हाँ मुझे पता है तुम कोई, और दूसरी बात मुझे बताओ, और अगर कोई बात नहीं है तो मेरे लिए डिनर बनाओ, क्योंकि तुम्हें खाने के बावजूद भी मैं भूखा हूँ। ये सुनकर जन्नत गुस्से से कसमसाने लगी और रिधान सीधे क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। लगभग आधे घंटे बाद डाइनिंग एरिया। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर फ्राइड राइस, कढ़ी सवे की गई थी। जन्नत चुपचाप चेयर पर बैठी हुई थी और रिधान डिनर को घूर रहा था। उसे ऐसे डिनर को घूरते देखकर जन्नत ने चिढ़कर कहा, अब क्या हुआ आपको? जहां तक मुझे पता है आपको तो ये पसंद है ना? ये सुनकर रिधान ने उसे घूरते हुए कहा, पर तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? जहां तक मुझे पता है, तुम घर पर तो मुझ पर ध्यान नहीं देती थी और हमेशा मुझसे डरकर दूर भागती थी। ये सुनते ही अचानक से जन्नत के एक्सप्रेशन बदल गए। वो तुरंत अपनी नज़र चुराते हुए बोली, वो एक्चुअली मुझे मॉम से पता चला था। तभी रिधान ने उसकी चेयर को अपने तरफ खींच लिया। जन्नत सीधे रिधान की गोद में आई। रिधान उसे गौर से देखते हुए बोला, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ, तुम मेरे बारे में जानने की कोशिश करती थी ना? ये सुनकर जन्नत ने चिढ़कर कहा, आप खुद को इतना काबिल क्यों समझते हैं? आपको पता है ना कि मैं आपसे कितना डरती थी, तो मैं आपके बारे में क्यों जानना चाहूंगी? बचपन में आपने मुझे बहुत डराया था और जब आप वापस आए थे तब भी आप मुझे सिर्फ डराते रहते थे। ये कहकर उसने मुंह फुला लिया। रिधान उसे कुछ पल तक घूरता रहा और फिर उसकी तरफ खाने का पहला बाइट बढ़ाते हुए बोला, पहले तुम इसे खाओ। ये सुनकर जन्नत ने नासमझी में कहा, लेकिन क्यों? ये मैंने आपके लिए बनाया है। आपको तो बहुत भूख लगी थी ना? रिधान उसे घूरते हुए बोला, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। क्या पता इस खाने में तुमने जहर मिलाया हो और मैं खाकर मर जाऊं और फिर तुम मुझसे दूर चली जाओ। रिधान की ऐसी बात सुनकर जन्नत अब पागल होने लगी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और बोली, यू नो वॉट रिधान, आपसे बहस करना बेकार है। ये कहते हुए उसने गुस्से से खाने का पहला बाइट लिया। रिधान के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई और उसने उसके होठों को मसलते हुए अपने होठों से लगा लिया। जन्नत की आंखें बड़ी हो गई। उसने कसकर रिधान को दूर धक्का देते हुए कहा, रिधान आप मुझे छोड़ दीजिए। जहां देखो वही मेरे साथ ये गंदे काम करने लगते हैं। ये सुनकर रिधान अपनी आंखें छोटी करके बोला, ये कोई गंदा काम नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हें अपने प्यार में पागल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर जन्नत अपने दांत दिखाते हुए बोली, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर रिधान सूर्यवंशी, जन्नत सूर्यवंशी कभी आपके प्यार में नहीं पागल होगी। ये सुनकर रिधान ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारा नाम अब बदल चुका है। तुम अब रिधान जन्नत सूर्यवंशी बन चुकी हो। ये सुनते ही जन्नत एक सेकंड के लिए चुप हो गई। बचपन से लेकर आज तक वो खुद को सूर्यवंशी खानदान का समझती थी। वो एक तरह से रिधान को अपना भाई समझती थी, लेकिन आज सिचुएशन ऐसे बदल गई कि कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो खुद से क्या बोले। उसने चुपचाप अपना सिर नीचे झुका लिया। तभी फोन एक साथ ही दोनों का रिंग हुआ। जन्नत ने अपने फोन की तरफ देखते हुए कहा, एक साथ हम दोनों के फोन पर कैसे नोटिफिकेशन आए हैं? रिधान ने इस पर कुछ रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन जन्नत अपना फोन उठाए और उसे चेक करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने फोन पर शो हो रहा है न्यूज़ को देखा, वो बिल्कुल दंग रह गई और शॉक होकर रिधान को देखकर बोली, रिधान ये सब क्या है? तो वही रिधान के एक्सप्रेशन भी डार्क हो गए। एपिसोड 20 मैटर सॉल्व। अब आगे। जन्नत ने शॉक होकर रिधान की तरफ देखते हुए कहा, रिधान ये सब कुछ क्या है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। इसके जवाब में उसने उसके हाथ से फ़ोन लिया और कुछ पल फ़ोन की तरफ देखते रहने के बाद उसने फ़ोन को बंद करते हुए कहा, तुम्हें डिनर पर ध्यान देना चाहिए, फालतू की बातों पर नहीं। तभी जन्नत ने परेशान होकर कहा, लेकिन रिधान मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमारी फैमिली के बारे में इतनी गलत बातें फैलाई जा रही हैं और आप डिनर पर ध्यान देने की बात कैसे कर सकते हैं? क्या आपको दिखाई नहीं दिया किस तरह से न्यूज़ में ये कहा जा रहा है कि सूर्यवंशी खानदान ने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी? वह लड़की सूर्यवंशी खानदान की बेटी थी और उन्होंने हमेशा से सिर्फ बेटों को ही बढ़ावा दिया है, इसलिए बेटी को उन्होंने खुद से दूर कर दिया। यहाँ तक कि मॉम डैड के बारे में भी कितनी गलत बातें बताई जा रही हैं। आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? आप इतने आराम से कैसे बैठ सकते हैं? हमें कुछ करना चाहिए, हमें मॉम डैड के पास जाना चाहिए। सब कुछ सही नहीं है। उन्हें इस वक्त हमारी ज़रूरत होगी, क्योंकि यह रोज इंटरनेट पर चारों तरफ फैल गई है। मुझे उनकी फिक्र हो रही है।
तभी उसकी यह सारी बातें सुनकर गुस्से के साथ रिधान ने कहा, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? मैंने कहा ना, तो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और अभी के लिए सिर्फ खाने पर ध्यान दो। मैं नहीं चाहता कि तुम कमजोर रहो और फिर आगे चलकर हमें कोई प्रॉब्लम हो। ये सुनकर जन्नत गुस्से के साथ अपनी जगह से उठकर बोली, बस कीजिए रिधान, मैं थक चुकी हूँ आपकी बातें सुनकर और ऐसी जबरदस्ती की हरकतें देखकर। मुझे अभी के अभी मॉम डैड के पास जाना है। इस तरह से न्यूज़ में गलत बातें कैसे फैल सकती हैं? जहाँ तक मुझे पता है, मॉम को एक बेटा हुआ था और वह पैदा होते ही मर गया था, जिस वजह से मुझे अडॉप्ट किया गया था, न कि कोई बेटी हुई थी। तभी उसकी बात पर रिधान ने गुस्से के साथ कहा, उन्हें एक बेटी हुई थी, उन्हें कभी बेटा हुआ ही नहीं था, और आज तक तुमसे यह बात भी झूठ बोली गई है। ये सुनकर जन्नत शॉक हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। उसने शॉक होकर कहा, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आखिर मुझे ये बात क्यों छुपाई जाएगी? और क्या वाकई उनकी एक बेटी हुई थी? इसका मतलब आपकी बहन मर चुकी है। तभी रिधान गुस्से से अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, तुम्हें बहुत ज्यादा सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसने उसके हाथ को पकड़ा और उसे लेकर कमरे में जाने लगा। लेकिन तभी जन्नत ने गुस्से के साथ अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे सीधे घर जाना है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अकेली रहकर मैं पागल हो रही हूँ और अब ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये सुनकर रिधान ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें अभी कहीं नहीं लेकर जा सकता। जन्नत ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। पहले आपने बहुत तरह से मेरे साथ जबरदस्ती कर ली है, अब मैं घर जाकर रहूंगी। ये कहकर उसने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और बाहर जाने लगी। रिधान उसके पीछे जाते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी बातें एक बार में सुनती क्यों नहीं हो? इसके जवाब में बिना किसी भाव के दांत पीसते हुए जन्नत ने कहा, आप उस लायक ही नहीं हैं कि मैं आपकी बात सुन सकूं या समझ सकूं। ये सुनकर रिधान उसके पीछे जाते हुए बोला, तुम ऐसे अकेले नहीं जा सकती। रुको, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम बहुत ज्यादा अपनी मनमानी करने लगी हो। लेकिन जन्नत तब तक जा चुकी थी और रिधान पीछे ही रह गया। इधर दूसरी तरफ सूर्यवंशी पैलेस में इस वक्त भावना अपनी पैकिंग कर रही थी। उसने अपना लगेज लिया और कमरे से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी तन्मय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भावना प्लीज रुक जाओ, मुझे वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी भावना ने गुस्से से तन्मय का हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं तन्मय, अब मैं आपको कोई भी वक्त नहीं दे सकती। पहले ही 19 साल का वक्त ले लिया आपने मुझे जन्नत का सच बताने में, अब और वक्त नहीं दे पाऊंगी। ये कहकर वह सीधे नीचे की तरफ आई। वही तन्मय उसके पीछे आते हुए बोला, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना ये घर किसी काम का नहीं रह जाएगा। प्लीज भावना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये कहते हुए तन्मय उसके आगे घुटनों के बल बैठ गया। तन्मय की ऐसी हरकत देखकर भावना के कदम न चाहते हुए भी रुक गए। और अभी वह कुछ कह पाती, उससे पहले ही असिस्टेंट अंदर की तरफ आते हुए घबराकर बोला, सर, बाहर बहुत सारी मीडिया आई है, वे चारों तरफ से इस घर में घुसने की कोशिश कर रही हैं। हमारे गार्ड्स उन्हें संभाल रहे हैं, लेकिन आपको जल्द से जल्द एक शॉर्ट वीडियो इंटरनेट पर डालनी होगी, जिसमें आपको स्पष्ट करना होगा कि आपने 19 साल पहले अपनी बेटी को क्यों मारकर किसी दूसरी की बेटी को अपनी बेटी बनाया था। प्लीज सर, हमें ये जल्दी करना होगा क्योंकि मीडिया घर तक पहुंच चुकी है। ये सुनते ही तन्मय और भावना दोनों ही शॉक्ड हो गए। तभी भावना ने कहा, एक मिनट, यह क्या चल रहा है और यहाँ पर मीडिया क्यों आए हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाई। वही तन्मय ने भी तुरंत कहा, हाँ, मीडिया यहाँ कैसे आ सकती है? हमारा घर कोई नॉर्मल घर नहीं है जहाँ मीडिया आ सकती है। और यह चल क्या रहा है? मैं क्यों ऐसा वीडियो बनाऊं कि 19 साल पहले मैंने अपनी बेटी को मारकर दूसरी बेटी को अपनी बेटी बनाया? देखो, बकवास बंद करो और क्या चल रहा है, साफ साफ बताओ। तभी असिस्टेंट ने तुरंत अपना फोन उठाया और तन्मय की तरफ बढ़ते हुए बोला, आप खुद देख लीजिए, सब समझ आ जाएगा। ये सुनकर तन्मय ने तुरंत फोन देखा और जैसे ही उन्होंने फोन देखा, वह बिल्कुल सन्न रह गए। उनके चेहरे पर पसीना आ गया। वह तुरंत बोले, ये कैसे हो सकता है? क्या मुझे बेटी हुई थी? और यह न्यूज़ ऑथेंटिक न्यूज़ है? इम्पॉसिबल, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वही भावना ने भी यह सुना तो उसका भी कुछ यही हाल हुआ। उसके हाथ से लगेज छूट गया और वह अपने सिर पर हाथ रखकर बोली, क्या? तो इसका मतलब मुझे बेटा नहीं, बेटी हुई थी? तन्मय, ये सब कुछ क्या चल रहा है? आपने ये सच भी मुझसे छुपाया। इसके जवाब में गुस्से के साथ तन्मय ने कहा, क्या तुम शांत रहोगी?
हर एक चीज में तुम मुझ पर शक क्यों करती हो? आखिर मैं तुमसे यह बात क्यों छुपाऊंगा, जबकि मुझे खुद अभी पता चल रहा है कि मुझे बेटी हुई थी, न कि कोई बेटा। ये सुनकर भावना फिर चुप हो गई। लेकिन तभी असिस्टेंट ने कहा, सर, बाहर मीडिया काफी ज्यादा है और वे लगातार आपको बहुत बुरा कह रही है। इससे कंपनी के मैनेजमेंट पर भी असर आ सकता है और हमारे स्टॉक्स और शेयर में भी लॉस हो सकता है। इसलिए प्लीज जल्दी से कुछ कीजिए और यह मैटर शांत कीजिए। ये सब सुनकर तन्मय तुरंत बोले, लेकिन अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मुझे सच में नहीं पता कि मुझे बेटी हुई थी, तो मैं कैसे ये सब कुछ शांत करूं? अब तुम्हें ही कुछ सोचना होगा। इसके जवाब में असिस्टेंट कुछ सोचने लगा और बोला, अगर एक बार खुद रिधान सर जाकर मीडिया को स्टेटमेंट दे दे तो कुछ हो सकता है, क्योंकि रिधान सर ने अभी तक मीडिया से कुछ भी नहीं कहा है और उनके एक बार मीडिया में आने से मीडिया का सारा ध्यान उन पर जा सकता है। यही अब हमारे पास आखिरी रास्ता बचा है। ये सुनते ही तन्मय ने तुरंत कहा, मैं अभी रिधान के पास कॉल करता हूँ। मैं अभी उसे बुलाता हूँ, क्योंकि इस तरह मैं अपने खानदान और अपनी कंपनी को डूबते हुए नहीं देख सकता। लेकिन तभी असिस्टेंट ने समझाते हुए कहा, सर, आखिर यह सब कुछ किसने किया होगा? क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि आपको बेटी हुई थी, न कि कोई बेटा। तो फिर ऐसा कौन सा इंसान है जिसे आपके बारे में तब से पता है जब से आपको खुद आपके बारे में नहीं पता? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचने की कोशिश की है? क्योंकि हमें उस इंसान को भी पकड़ना होगा जिसने कुछ ही घंटों में पूरे इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया है। इससे हमारी कंपनी में भी बहुत लॉस हुआ है। ये सब सुनकर गुस्से के साथ तन्मय ने कहा, बहुत जल्द मैं इसके बारे में पता लगाऊंगा। इसके साथ ही उन्होंने रिधान के पास कॉल डायल किया। तभी डोरबेल बजी। ये सुनकर भावना ने घबराहट में कहा, कहीं वह मीडिया वाले घर के अंदर तो नहीं पहुंच गए? ये सुनकर असिस्टेंट दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं मैडम, हमारी सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है, वे ऐसा नहीं कर सकते। ये कहते हुए उसने दरवाजा खोला तो सामने रिधान और जन्नत खड़े थे। उन दोनों को एक साथ देखकर और जन्नत को रेड साड़ी में, मांग में भरा हुआ सिंदूर और गले में मंगलसूत्र के साथ तैयार हुए देखकर भावना बिल्कुल शॉक हो गई और बस उन्हें ही देखती रह गई।